ओके, अब माइट भी अब आवाज़ बेहतर हो जाएगी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्लड। मैं आपको बता रहा था कि ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रिगार्डिंग ब्लड, ब्लड इज ए कंपोज ऑफ क्लियर सॉफ्ट फ्लूइड, वाटर फ्लूइड, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। और इस ब्लड सेल्स उसमें सस्पेंडेड होते हैं। जो ब्लड है ये 7% ऑफ बॉडी वेट होता है। दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ अबाउट द ब्लड, जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद वी विल मूव ऑन द स्लाइड्स। ओके गुड, ठीक है। ब्लड जो है ये ब्लड वेसल के अंदर ऑलवेज कांस्टेंट मोशन के साथ होता है। कांस्टेंट मोशन का मतलब है कि हर टाइम मूव करता रहता है। ऐसा नहीं होता कि एक इसकी स्टेसिस हो जाए, लेकिन सर्टेन कंडीशन ऐसी होती हैं जब कोगुलेशन हो रही होती है तो तब ब्लड की स्टेसिस हो सकती है, अनटिल अनलेस कोई इंजरी ना हुई हो। इसके अलावा ये कंटेन करता है प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन में मेनली जो प्रोटीन्स हैं दैट आर एल्ब्यूमिन। और ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं ये 7% ऑफ प्लाज्मा बना रही होती हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ब्लड के अंदर ये भी सर्कुलेट कर रही होती हैं। लेकिन ये प्लाज्मा प्रोटीन इतनी बिग होती हैं कि ये टिश्यू तक नहीं पहुंच सकती और ब्लड जो वेसल है उससे ये बाहर नहीं निकल सकती। जो प्लाज्मा की विस्कोसिटी होती है ये प्लाज्मा प्रोटीन से ज़्यादा थिकनेस होती है, मेनली एल्ब्यूमिन। और अगर हम फिब्रिनोजेन की बात करें तो जो एल्ब्यूमिन होती है ये इसका मेनली जो काम होता है ये ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रही होती है। बेटा आवाज़ क्यों आ रही है, तो हैंड फ्री फिर यूज़ कर लें या अपने वाले हैंड फ्री दे दो, ये दे दो, ठीक है। Hope so now it will be fine. We were discussing about the albumins. Albumin जो है ये about 60% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है इन द ब्लड। और इसका मेनली ये काम होता है कि इसमें ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करना होता है। ऑनकोटिक प्रेशर इज अ प्रेशर दैट इज क्रिएटेड बाय द एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और ये विद इन द ब्लड वेसल्स ये प्रेशर बना रही होती है। अब इस प्रेशर का काम ये होता है कि जितना भी फ्लूइड आउटसाइड द ब्लड वेसल जा रहा होता है, स्पेशली इन द इंटरस्टिशियल सरफेस, तो ये उस फ्लूइड को वापस खींच के ब्लड का हिस्सा बना देती है। इसके अलावा सर्टेन ग्लोबुलेंस होते हैं और जो मेनली ग्लोबुलेंस हैं उनका जो फंक्शंस होता है दीज आर इम्यूनोग्लोबुलेंस, मीनिंग टू से दीज आर एक्ट एज एंटीबॉडीज दैट आर कॉम्प्लेक्स और स्पेशली दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द lymphocytes। और lymphocytes आपको पता है दे आर मैच्योर सेल्स और ये जो काम करते हैं इम्यूनिटी में स्पेशली आर इम्पोर्टेंट इन द इम्यूनिटी, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इम्यूनिटी। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें रिगार्डिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स तो सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड, स्पेशली कोगुलेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, जिनमें फिब्रिनोजेन है। क्लॉटिंग फैक्टर्स मेनली इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्कस करें वी आर ओनली ऑन द इंट्रोडक्शंस। We will move on the slides one by one. First we have to introduce regarding the blood that we are discussing about. Instead of that, if we are talking about the electrolytes तो mainly electrolytes जो कि मसल कंट्रैक्शन करवा रहे होते हैं, स्पेशली इनमें कैल्शियम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टेड ऑफ दैट नर्व ट्रांसमिशन हो रही होती है। इफ़ वी टॉक अबाउट द नर्व ट्रांसमिशन तो कैल्शियम एंड सोडियम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इफ़ वी टॉक अबाउट द पीएच ऑफ द ब्लड that is maintained from 7.35 to 7.45, that are also an important and slightly alkalinic in nature. Or one more thing, that is buffer system. Buffer is also maintaining the pH of the blood, either maybe through proteins, either maybe through respiratory system, either maybe through renal system. Instead of that, we will if we discuss about the nutrients. So mainly the nutrients are absorbed from our GIT, gastrointestinal tract. Okay. Uh, Instead of that, mainly vitamins, ions are taken in the food that are absorbed in the GIT and that circulate in our blood and reaches the target area. If we talk about the waste products are mainly metabolic waste products that are created by the metabolism, especially urea or creatinine.
Okay, beta, we are discussing about the introduction of the blood. We will move on the slide later on. We were talking about the waste products. I was telling you okay, carbon dioxide as well as urea or ketone. These are waste products of the body, of the tissue, of the cell, and these are moved for excretion to the kidney as well as to the lungs, and then they are excreted out from the body. If we talk about the gases, mainly oxygen is very very important. Instead of that, carbon dioxide is very very important. बेटा स्लाइड्स का पॉज इसलिए है we are only introducing about the blood. We will move on the slides. After that, we will discuss about the cellular components of the blood. In the cellular components of the blood, we have already discussed that there are three types of blood cells. One is erythrocyte, also known as RBCs or red blood cells. Other is platelets, also known as thrombocytes. And third one is leukocytes, also known as WBC, yeah, white blood cells. इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो जितने भी सेल्स हैं उनकी जो फॉर्मेशन होती है दैट प्रोसेस इज नोन एज हीमोपोइसिस. हीमोपोइसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द ब्लड सेल्स. अब जितने भी बेटे यहाँ से आवाज़ तो आई डोंट नो. हाँ, आवाज़ का इशू है. कर दें फैन ऑफ कर दें. ओके वेट बेटा, इट विल बी क्वाइट बेटर. No, I think it will be better. We were discussing about the cellular components. I was telling you okay, we have three types of blood cells that are known as RBCs. Other name is erythrocyte, thrombocytes, also known as PLT, platelets, and leukocytes, also known as WBC or white blood cells. If we talk about the formation of blood cells, the process of formation is known as hemopoiesis, and hemopoiesis occurs in the red bone marrow, in the pluripotent stem cell, in the pluripotent stem cells. If the person's pluripotent stem cell is active, then hemopoiesis occurs. If the pluripotent stem cells or there is a problem in the bone marrow, then hemopoiesis partially occurs, and it will occurs in other parts of the body like in the long bones, especially in the epiphysis area. These are the ends of the bones that is known as epiphysis. If we talk about the erythrocytes, now first we will discuss about the erythrocytes. Erythrocytes are present in our body. You know how much quantity is there? About 30 trillion cells are present in our body that are only erythrocytes, and the main function is transportation. And you know, in our body, the total amount of cells are 30 trillions, 20 to 30 trillions, and these RBCs are 99% present in our blood, and only 1% WBCs are present. And you imagine 99% are the RBCs, and their size varies. Their size in the blood vessels is only 7 micrometer. But if we talk about the basement membranes, if we talk about the livers, their size varies. Their size reaches 180. 170 to 180 micrometers. Their size varies, and their main function is transportations of oxygen. And if we talk about their formations, their process of formation, three things are important for their formations. One is iron, other is vitamin B12, and third one is intrinsic factors. ये थ्री थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ की डेफिशिएंसी होगी, लाइक विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, आयरन की डेफिशिएंसी होगी, दैट विल लीड टू ए कंडीशन नोन एज एनीमिया. तो इसकी वजह से द कंसल्टेंट या सर्जन्स या फिजिशियंस या डॉक्टर्स कैन डायग्नोज द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया depending on the level of HP, and we can say the RBCs making an HP.
If we talk about the formation of erythrocytes, then one protein is required for erythropoiesis. That protein is known as erythropoietin. That erythropoietin is secreted from the kidney. In the kidney, there is a mesangial cell that secretes the erythropoietin, and it will move into the blood, and then it circulates in the blood and moves towards the pluripotent stem cell. And when it reaches the pluripotent stem cells, it activates the pre-erythroblast. Then it will convert it into early and late erythroblast. Then it will convert it into erythroblast, then reticulocytes. Then it converts into reticulocytes. It loses its nucleus. There is no more division after the reticulocyte formation, and then it will convert it into erythrocytes. Erythrocytes size varies. There is still a shore when अभी भी शोर आ रहा है बच्चों को मेरा डिवाइस है यस बेटा शोर हाँ एफ के बगैर नहीं आ रहा ओके फिर आई थिंक अब आपको आवाज़ सही आएगी शोर नहीं आएगा इट विल बी मच बेटर so we were discussing about erythropoiesis that was about introductions and if we talk about the lifespan of erythrocytes lifespan कितना अरसा RBCs जिंदा रहते हैं its lifespan is only 120 days after that and you know 99% are RBCs that are present in our blood और उस 99% का ओनली 1% डेली बेसिस पे उसकी फेगोसाइटोसिस हो रही होती है उसकी डिग्रेडेशन हो रही होती है एंड दैट डिग्रेडेशन अकर्स इन द स्प्लीन एंड स्प्लीन इज आल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज ये जब 120 डेज के हो जाते हैं स्पेशली आरबीसीज ओके ओके बेटा जब ये 120 दिन के आरबीसीज हो जाते हैं तो उसके बाद इन्होंने फ्रेजाइल होना शुरू हो जाते हैं फ्रेजाइल का मतलब होता है कि इजी टू डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं और एक दिन में ये 1% जो ओल्डर आरबीसीज होते हैं दैट विल बी डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन इज आल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज तो वहाँ पे फेगोसिटिक रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स पड़े होते हैं जो इसकी डिस्ट्रक्शंस कर देते हैं और इसका मेनली इम्पॉर्टेंट काम है ये है कि जैसे ही टिश्यू हैपोक्सिया होता है तो ये टिश्यू हैपोक्सिया को रिवर्स कर देती हैं टिश्यू हैपोक्सिया को व्हाट इज पहली चीज़ है कि टिश्यू हैपोक्सिया क्या होता है बिफोर टिश्यू हैपोक्सिया ये मैं आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बता देता हूँ कि ये जो हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं बेसिकली हीमोग्लोबिन क्या है हीमोग्लोबिन एक लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है जो कि ग्लोबुलिन प्रोटीन को कंटेन करता है और वो ग्लोबुलिन जो होती हैं ये बेसिकली आयरन कंटेनिंग पिगमेंट को कम्प्लेक्स होता है जिसको हीम कहा जाता है और हीम ईच हीम मॉलिक्यूल्स जो होता है ये 4 ग्लोबुलिन चेन कंटेन करता है और 4 हीम के यूनिट कंटेन करता है वी कैन से कि जब आयरन is combined with the oxygen, it means that single hemoglobin molecule can carry up to 4 molecules of oxygen. और आप पता है कि एक सिंगल एवरेज आरबीसी 280 मिलियंस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स एट द सेम टाइम कैरी कर सकता है that RBC has the ability No, our reticulocytes are not anucleate, but they are nucleated when they lost their nucleus, when it will converted into reticulocytes. जब रेटिकुलोसाइट्स बन जाते हैं तो देन
दे विल बी ए न्यूक्लिएट। उससे पहले ये न्यूक्लिएट होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, दैट्स वाई दे आर कैपेबल ऑफ द बीइंग। ओके, तो ये एक एवरेज जो मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन है वो कितने कैरी कर रहे होता है, 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैरी कर रहा होता है। इसमें जो मेनली है वो आयरन होता है जो कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर मूव कर रहा होता है, और आयरन जब स्टोर होता है लीवर के अंदर तो उसको कहा जाता है ट्रांसफेरन। ट्रांसफेरन अगेन एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन है दैट आर स्टोर इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफेरन। अब ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन को जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो दैट कंडीशन इज नोन एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। व्हेन हीमोग्लोबिन combines with oxygen, that is known as ऑक्सीहीमोग्लोबिन। जब टिश्यू हाइपोक्सिया होता है, बेसिकली व्हाट इज हाइपोक्सिया? हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन एट द टिश्यू लेवल। जब ये हाइपोक्सिया होता है तो ये हाइपोक्सिया या हाइपोक्सीमिया, देयर इज डिफरेंस बिटवीन हाइपोक्सीमिया एज वेल एज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया होता है टिश्यू लेवल के ऊपर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाना, लेकिन अगर ब्लड के अंदर हाइपोक्सीमिया सीमिया, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपोक्सीमिया। अब ये जो ब्लड है ये मूव करता है टूवर्ड्स द किडनी। जैसे ही किडनी की तरफ मूव करता है तो दैट विल बी असेस कि ऑक्सीजन का लेवल रिड्यूस हो रहा है, तो किडनी में मेसेंजियल सेल पड़े होते हैं दैट विल रिलीज इरिथ्रोपोएटिन। तो वी कैन से कि जैसे ही टिश्यू हाइपोक्सिया होएगा किडनी विल सेक्रेट इरिथ्रोपोएटिन इन द ब्लड। Yes, the low level of oxygen at the tissue level exactly is known as hypoxia. तो जब हाइपोक्सिया होएगा तो किडनी क्या करेगा, एरिथ्रोपोएटिन को रिलीज करेगा। अब वो एरिथ्रोपोएटिन दैट विल सर्कुलेट इन द ब्लड, मूव इन द बोन मैरो एंड एक्टिवेट द प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल। जैसे प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स पे ऊपर जाके एक्ट करेगा, वहाँ से एरिथ्रोपोएसिस होना शुरू हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज होना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो आरबीसीज की फॉर्मेशन होगी तो अल्टीमेटली जो ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, उनका लेवल राइज होना शुरू हो जाएगा। और आई वाज टेलिंग कि एक एवरेज आरबीसीज 280 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ आर कंटेन कर रहा होता है हीमोग्लोबिन को। तो जितने ज़्यादा आरबीसीज का नंबर बढ़ता जाएगा उतनी उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी एट द एंड उतना इजीली और उतना रैपिडली, उतना सोनली टिश्यू हाइपोक्सिया विल बी रिवर्स्ड। ओके, ठीक है। देयर आर थ्री कंडीशंस There are three conditions that increases erythropoiesis. One is low level of oxygen, and other is low pH, and third one is low level of high temperatures. Three conditions that triggers, that stimulate, that activate RBC's productions. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दैट इसकी डिस्ट्रक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि ये जब 120 डेज़ का आरबीसीज हो जाते हैं, आरबीसीज 120 डेज़ के बाद ये फ्रेजाइल होना स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रेजाइल होंगे, ये मूव करते हैं ये ब्लड सेल्स ब्लड के अंदर, और जैसे ये स्प्लीन तक पहुंचते हैं तो स्प्लीन के अंदर स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सेल पड़े होते हैं, और वो स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सेल जिनको फेगोसिटिक रेटिकुलोएंडोथेलियल सेल्स कहा जाता है, वो क्या करते हैं, उसकी डिस्ट्रक्शन करवाना शुरू कर देते हैं। जैसे डिस्ट्रॉय होंगे, डिस्ट्रॉय होने के रिजल्ट में इनके अंदर एक येलो पिगमेंट होता है दैट इज नोन एज बिलीवर्डन। उसकी कंजुगेशन होती है, कंजुगेशन होने के बाद ये बेसिकली लीवर तक ट्रांसपोर्ट होता है। कंजुगेशन होने के बाद इसको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट किया जाता है और बाइल की फॉर्म में इसको एक्सक्रीट आउट किया जाता है। इसके बाद हमने डिस्कस करना है अबाउट द लिपोसाइट्स। लिपोसाइट्स जो होते हैं इनको WBCs भी कहा जा रहा है, लेकिन
ये मेनली 1% ऑफ द ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बेटा स्लाइड्स हम ये पहले आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन के बाद वी विल मूव ऑन द स्लाइड्स, कि हम स्लाइड्स में देखेंगे कि क्या क्या उसमें ऐड किया हुआ है। पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन सुननी। उसके बाद हमने लीकोसाइट्स की बात कर रहे हैं। तो लीकोसाइट्स जो होते हैं ये WBCs होते हैं। इनका मेनली जो फंक्शन है डिफेंस और इम्यूनिटी में इनका रोल होता है। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, एंड फॉरेन पार्टिकल्स आर नोन एज एंटीजन। जैसे ही कोई एंटीजन आता है तो ये क्या करते हैं कि इम्यूनिटी के थ्रू उसको ट्रिगर करते हैं, ट्रिगर्स करते हैं। ट्रिगर करने का मतलब ये होता है कि उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे ट्रिगर करेंगे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद उसके साथ कम्प्लेक्स बनाते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है। जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनेगा तो क्या होगा कि उसको कम्प्लेक्स को इन्होंने डिग्रेडेशन कर देना होता है। और मेनली ये दो तरह से होती हैं। यस, द आयरन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ लीवर, इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफेरन एग्जैक्टली। अच्छा, लीकोसाइट्स की बात कर रहे थे। तो लीकोसाइट्स बेटा दो तरह के होते हैं। वन इज ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरे जो होते हैं उनके एक ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। अब जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं उनको पॉलीमार्फो न्यूक्लियर सेल्स भी कहा जाता है। इन ये दे आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। इनके अंदर न्यूट्रोफिल्स आता है, जिनके अंदर यूसिनोफिल्स आता है, जिनके अंदर बेसोफिल्स आता है। और दूसरे होते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स, दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स, तो उनको कहा जाता है ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब इनका जो नंबर है ना, दैट विल बी राइज इन द ब्लड। कब राइज होएगा? जब देयर विल बी एन इन्फेक्शन इन द बॉडी। जब बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शियस कंडीशन होएगी, कोई एलर्जिक रिएक्शंस होएगा, तो इनका जो लेवल है दैट विल बी इंक्रीज्ड। अब अगर हम इनकी फॉर्मेशन की बात करें तो इनकी फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहा जाता है ग्रेनुलोक्वाइसिस। ग्रेनुलोक्वाइसिस क्या है? बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ WBC। ग्रेनुलोसाइट्स की फॉर्मेशन को ग्रेनुलोक्वाइसिस कहा जाता है। लेकिन अगर लीकोसाइट्स की फॉर्मेशन हो रही है तो दैट इज नोन एज लीकोक्वाइसिस। अब लीकोक्वाइसिस हमने डिस्कस किया था कि आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए हमें एरिथ्रोपोएटिन चाहिए। लेकिन इज देयर एनी प्रोटीन, इज देयर एनी हार्मोन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लीकोसाइट्स? यस, डेफिनेटली। वो क्या है? हाइमोसिन है। हाइमोसिन हाइमस ग्लैंड से रिलीज होता है। और उसने क्या करना होता है? सेम वही फंक्शंस करना होता है, सेम वही फंक्शन करना होता है जो कि एरिथ्रोपोएटिन ने किया था। एरिथ्रोपोएटिन ने आरबीसीज की प्रोडक्शन करवाई थी। अब इसने क्या करना है? इसने WBCs की प्रोडक्शन करवानी होती है। उसके बाद दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स की फॉर्मेशन को ग्रेनुलोक्वाइसिस कहा जाता है। बेसिकली ये जो तीन तरह के सेल्स होते हैं जिनको ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है, दे आर अगर इनका लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट किया जाए तो ये डाइस के ऊपर डिफरेंट कलर दे रहे होते हैं। और इनका जो नेम है ये डाई से लिया गया है कि जब इनको डाई किया जाएगा, डाई करेंगे, डाई करने के बाद ये लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट किया गया था तो उसके ऊपर इन्होंने डिफरेंट कलर्स दिए थे। जो इयोसिनोफिल थे उन्होंने रेड एसिड डाई दिया था, इयोसिनोफिल्स ने, यस डेफिनेटली। और जो थे न्यूट्रोफिल्स उन्होंने पर्पल कलर दिया था, यस। इयोसिनोफिल्स ने रेड कलर दिया था, रेड एसिड डाइस दी थी। और जो न्यूट्रोफिल्स थे उन्होंने पर्पल कलर दिया था। और न्यूट्रोफिल्स के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा फास्ट सेल होते हैं, स्मॉल होते हैं और फास्ट इन नेचर होते हैं। फास्ट का मतलब है कि बड़े स्पीडली ये मूव करते हैं ऑन द साइड ऑफ इन्फेक्शन। और इनकी मूवमेंट को एक प्रोसेस होता है थ्रू ए फ्लैजेलम, दैट प्रोसेस इज नोन एज डायफेडेसिस। इफेक्टिव एरिया के अंदर इन्होंने क्या करना होता है? मूवमेंट करनी होती है। अब इनको पता कैसे चलता है? बेसिकली जो इफेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे कोई इन्फेक्शन होता है, ये यहाँ पे कोई इंजरी होती है तो वहाँ पे कीमोटॉक्सिन रिलीज होते हैं। कीमोटॉक्सिन बेसिकली क्या है? कीमोटॉक्सिन्स आर अट्रैक्टेंट इन नेचर्स, अट्रैक्शन क्रिएट करती हैं। किसके लिए? न्यूट्रोफिल्स के लिए। और ये स्मॉल इन साइज होती हैं। स्मॉल इन साइज का होने का फायदा इनको ये होता है कि ये एक्टिवली फौरन से पहले उस एरिया तक पहुंच जाती हैं जहाँ पे या तो कोई बैक्टीरिया इन्वेड हो रहा होता है
या कोई इंजरी हुई होती है या कोई टिश्यू डैमेज हुई होती है, तो उस एरिया के ऊपर इन्होंने फ़ौरन से पहले पहुंचाना होता है। तो ये सर्टेन्स जो केमिकल्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन के रिजल्ट में इनको ट्रिगर कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, दैट आर नोन एज कीमो अट्रैक्टेंट्स या कीमोटॉक्सिन्स। और इनकी जो मूवमेंट होती है वो थ्रू डायपेटेसिस होती है। डायपेटेसिस एक वेव लाइक मूवमेंट होती है जो कि कैपिलरी वॉल के अंदर स्क्वीज होकर ये इजीली मूव कर सकते हैं। और इन्होंने जाके काम क्या करना होता है, काम सिर्फ इनका ये होता है कि इन्होंने जाके उस पैथोजन की, उस एंटीजन की फेगोसाइटोसिस कर देनी होती है। फेगोसाइटोसिस एक मैकेनिज्म है जिसके साथ इन्होंने उस एरिया को, उस बैक्टीरिया को किल कर देना होता है। ओके, और अब ये जैसे फेगोसाइटोसिस करते हैं तो ये स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स क्रिएट कंटेन कर रहे होते हैं, और वो दैट एंजाइम्स आर नोन एज लाइसोसोम्स। अब जैसे ये इन्फेक्टेड एरिया तक पहुंचेंगे, इन्फेक्टेड एरिया में पहुंचने के बाद पहुंचते कैसे हैं, थ्रू डायपेटेसिस। डायपेटेसिस इनके पास एक मूवमेंट, एक टाइप ऑफ मूवमेंट होती है जो कि ईजिली कैपिलरीज के अंदर इनको स्क्वीज करवाती है, स्क्वीज करवा के फास्टली मूव करवाती है। मूव होने के बाद ये उस एरिया तक पहुंचते हैं। एरिया तक पहुंचने के बाद ये जो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में लाइजोसोम्स कंटेन करते हैं। अब वो लाइजोसोम्स क्या करते हैं, एक कैविटी बना देती हैं, कैविटेशन होती है, इनवेकुलेशन होती है। तो उसके रिजल्ट में ये क्या करते हैं, लाइजोसोम्स को रिलीज करते हैं, दैट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। अब वो लाइजोसोम्स क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। और इनका जो लाइफ स्पैन है वो ओनली 6 to 9 आवर्स होता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट इसका ये काम होता है कि जैसे ही कहीं पे पस बनती है, ये बेसिकली फेगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं और साथ में फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन सर्टेन कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस आती हैं जब इनको लगता है कि हम जो पैथोजन है या एंटीजन है उनके खिलाफ फाइट कर रहे हैं, लेकिन पैथोजन या एंटीजन हमसे किल नहीं होएंगे। तो ये क्या करते हैं, इंटरल्यूकन 1 को भी ट्रिगर कर देते हैं, इंटरल्यूकन 1 को भी रिलीज करवा देते हैं, जो जाके थर्मोस्टेट का टेम्परेचर सेट पॉइंट को चेंज कर दिया जाता है। इसके अलावा पस की फॉर्मेशन करवाते हैं। बेसिकली पस क्या है, पस पस बेसिकली जो पस है ना, इसके अंदर डेड सेल्स होते हैं, और वो डेड सेल आरबीसीज हो सकती हैं। इसके अलावा जो डेड सेल्स होते हैं वो टिश्यू हो सकती हैं, वो टिश्यू जहाँ पे इंजरी हुई थी। इसके अलावा उसके अंदर माइक्रोब्स हो सकते हैं, वो माइक्रोब्स जो डब्ल्यूबीसीज के साथ या जो डिफेंडिंग सेल्स हैं उनके साथ फाइट करते हुए किल हो गए थे, वो सारे मिलके एक कैविटी के अंदर अकमुलेट हो जाती हैं। दैट फ्लूइड इज नोन एज पस। और ये क्या करते हैं, ये पस को भी ट्रिगर कर रहे होते हैं। दैट वाज अबाउट न्यूट्रोफिल। इफ वी टॉक अबाउट द इओसिनोफिल्स, ये कहा है कि इओ जो सिनोफिल्स होते हैं इनको, ये भी बिग सेल्स होते हैं, लेकिन इनका मेनली काम ये होता है कि ये लोकल इन्फ्लेमेशन में भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं, स्पेशली इन द एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शंस में ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं और लोकल इन्फ्लेमेशन के अंदर। और इसके अलावा यूसिनोफिल्स क्या करते हैं कि जितने भी पैरासाइट्स होते हैं चैटी के अंदर, स्टमक के अंदर, उसको इन्होंने एलिमिनेट करवाना होता है। इसके अलावा इनके पास हिस्टामिनेज एक एंजाइम होता है जो कि हिस्टामीन की ब्रेक डाउन कर देता है। हिस्टामीन क्या है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है। यहीं पे आप टैप करेंगे, कोई च्यूटी काट जाती है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे एक्सैजुरेटेड इम्यून रिस्पांस ट्रिगर हो जाता है। अब उस एरिया के ऊपर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पे रिलीज क्या हो रहा होता है, बेसिकली हिस्टामीन रिलीज हो रहा होता है। ये क्या करते हैं, ये इनके पास एक एंजाइम होता है, दैट एंजाइम इज नोन एज हिस्टामिनेज। तो ये उस हिस्टामीन की डिग्रेडेशन कर देता है। इसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट द बेसोफिल्स, तो बेसोफिल्स आल्सो इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शंस। और ये इनके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं दे आर एलर्जन इन नेचर। ये एंटीजन को फौरन से पहले कैप्चर्स करते हैं, लेकिन ये वेरी स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होएगा, लाइक फॉरेन पार्टिकल्स का कोई रिएक्शन हो गया, एस्थमा एक्सैजरेटेड इम्यून रिस्पांस हो गया, कोई पोलन एसोसिएटेड एलर्जिक रिएक्शन हो गया, तो ये उसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। इसके अलावा
If we discuss about the agranulocytes, these are two types of agranulocytes जिनमें हमने डिस्कस किया है कि मोनोसाइट्स होती हैं और लैम्फोसाइट्स होती हैं। अब जो मोनोसाइट्स होते हैं ना, ये लार्जेस्ट ब्लड सेल और ब्लड वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। अब इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने ये कहीं पे भी टिश्यू के अंदर जहाँ पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा होता है, इनको लगता है कि वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एज वेल एज कोई इन्फेक्शियस प्रोसेस जो कि हील आउट नहीं हो सकता, तो ये इंटरल्यूकन 1 को रिलीज करवाना शुरू कर देते हैं। अब वो जो इंटरल्यूकन 1 है उसने क्या करना होता है, ये जाके हाइपोथैलेमस के ऊपर एक्ट करता है। अब हाइपोथैलेमस ने क्या करना होता है, हाइपोथैलेमस ने जाके जो थर्मोस्टेट का सेट पॉइंट होता है उसको चेंज कर देना होता है, बढ़ा देना होता है। अब जैसे ही बढ़ेगा तो उसके रिजल्ट में बेसिकली माइक्रोबियल एक्टिविटी विल बी इनहिबिटेड। हो सकता है जो माइक्रोब्स थे उनको एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होती है, उनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच के ऊपर वो ग्रो कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे इंटरल्यूकन 1 रिलीज होएगा, ये जाके थर्मोस्टेट के ऊपर एक्ट करेगा और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा देगा। और टेम्परेचर्स इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज बेनिफिशियल। कैसे, कि ये माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करवा रहा होता है। अगर ये माइक्रोबियल ग्रोथ इनहिबिट नहीं होगी दैट विल लीड टू सेप्टिसीमिया, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, ब्लड का हिस्सा बनता जाएगा एंड कंडीशन इज नोन एज सेप्सिस, सेप्टिसीमिया। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए ये क्या करते हैं, ये इंटरल्यूकन 1 को रिलीज करवा देते हैं। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स की अगर बात करें तो थाइमस से ये बेसिकली इंश्योर हो रहे होते हैं, ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं। और लिम्फोसाइट्स के बारे में आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि मोनोसाइट माइक्रोफेजेस सिस्टम क्या होता है। बेसिकली ये जो मोनोसाइट्स माइक्रोफेजेस सिस्टम होता है ना, ये फिक्स्ड रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है। ये बॉडी के अंदर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल बड़े होते हैं जिनको बॉडी की डिफरेंट साइड्स के ऊपर डिफरेंट नाम दिया जाता है। लाइक अगर ब्रेन्स के अंदर कोई सेल्स हैं तो दैट सेल्स आर नोन एज माइक्रोग्लिया। अगर लंग्स के अंदर यही फेगोसिटिक रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल पड़े हैं तो दैट आर नोन एज एल्वुलर माइक्रोफेजेस। अगर ये स्किन के सेल्स के अंदर पड़े हैं दैट इज नोन एज डेंड्राइटिक सेल्स। अगर बोन्स के अंदर ये सेल पड़े होते हैं तो दैट आर नोन एज ओस्टियोक्लास्ट। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली फिक्स माइक्रोफेजेस होती हैं। अगर लीवर के अंदर पड़े हैं तो उनको कुफर सेल्स कहा जाता है। ये ये स्पेसिफिक ये फिक्स्ड माइक्रोफेजेस होती हैं, इन्होंने भी वही काम करना होता है जो एक WBC काम कर रहा होता है, लेकिन ये उस एरिया के लिए स्पेसिफिक होती हैं। तो वी टॉक अबाउट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम बेटा थ्रोम्बोसाइट्स है। अब ये थ्रोम्बोसाइट्स क्या करते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स आपने देखा होगा कहीं पे भी ब्लड, कहीं पे भी कट लग जाता है। कट लगने का मतलब कि इंजरी हो गई है। इंजरी होने के रिजल्ट में आप देखेंगे फ्यू सेकंड्स या मिनट्स के बाद वहाँ पे ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है, ब्लड की स्टेसिस होना शुरू हो जाती है, ब्लड रुक जाता है। तो उसके रिजल्ट में ये जो प्लेटलेट्स होते हैं देयर रोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी फॉर्मेशन को थ्रोम्बोपोएसिस कहा जाता है। थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन है दैट इज रिलीज फ्रॉम द लिवर। ये थ्रोम्बोपोएटिन क्या करता है, ये जाके थ्रोम्बोपोएसिस करवाता है, प्लेटलेट्स का लेवल बढ़ाता है। और इनका जो नॉर्मल डायमीटर की अगर बात करें तो ये डायमीटर इनको 2 to 4 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। लेकिन ये ड्राइव कहाँ से होते हैं, बेसिकली ये रेड बोन मैरोस में मेगाक्रियोसाइट से, साइटोप्लाज्म ऑफ मेगाक्रियोसाइट्स इन द रेड बोन मैरो, वहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, दे आर एन्यूक्लिएट। अगर इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो इनका जो नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है वो ओनली 8 to 11 डेज होता है। उसके बाद इनकी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, माइक्रोफेजेस होती हैं स्क्रीन के अंदर इनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। और इनका मेनली काम, इनकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो वेरी कर रही होती है, डिफरेंट लैब्स डिफरेंट वैल्यूज़ बता रही होती हैं, लेकिन जो बुक कहती है तो ये कहती है कि इनका नॉर्मल जो वैल्यू है 150 से लेके 450 तक होता है। ओके, well I think you are getting my points now. Now let's talk about the hemostasis. Hemostasis का मतलब होता है कि cessation of blood। पहले मैं डिस्कस कर रहा था कि जैसे ही आपको कोई इंजरी होती है या किसी भी ह्यूमन बीइंग को इंजरी होती है, ब्लड वेसल रैप्चर हो जाती है या ब्लड वेसल कट जाती है,
तो ये क्या करवाते हैं, ये हीमोस्टेसिस करवाती हैं, ब्लड की सिजेशन करवाती हैं। करवाते कैसे हैं, इसके लिए 3 तरह का प्रोसेस हो रहा होता है। सबसे पहला जो काम होता है दैट इज नोन एज वेसोकंस्ट्रिक्शन। ब्लड वेसल का वहाँ पे डायमीटर कम होना शुरू हो जाता है। अब वो डायमीटर कम कैसे होता है, वी विल आल्सो डिस्कस इन द स्लाइड्स, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि वहाँ पे ना जो डैमेज एरिया होता है, जो डैमेज ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ से क्या होता है, hemostasis mean coagulation of blood, the stoppage of blood definitely. Okay, I will tell you about the hypothalamus again, लेकिन ये पहले थोड़ा सा वेसोकंस्ट्रिक्शन के बारे में आपको बता देते हैं। जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज होती है तो वहाँ से 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन दैट इज आल्सो नोन एज सेरोटोनिन वो रिलीज होता है। उसके साथ साथ सर्टेन अदर्स केमिकल वेसोकंस्ट्रिक्टर्स रिलीज होते हैं। ओके ठीक है बेटे, जो वॉल्यूम ऑफ प्लेटलेट है ये वेरी कर रहा होता है, ये 150 से लेके 450 तक होता है। लेकिन जो रोसन विल्सन है वो ये कहती है कि ये 200 से लेके 350 तक होता है, 200 से लेके 350 तक होता है। लेकिन डिफरेंट बुक डिफरेंट इसकी वैल्यूज दे रही होती हैं। कुछ बुक ये भी कह रही होती हैं कि ये 150 से लेके 400 तक भी है, लेकिन जो रोसन विल्सन है रेफरेंस बुक है उसमें ये लिखा हुआ है कि 200 से लेके 350 तक होता है। देखिए अगर आप डिफरेंट लैब वैल्यूज़ के ऊपर इनके लेवल देखेंगे तो वहाँ पे 150 से लेके 450 भी मेंशन किया होगा। तो ये वेरी करता है फ्रॉम लैब टू लैब। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस क्या है कि स्टॉपेज ऑफ ब्लड, कोई भी ब्लड वेसल रैप्चर होती है तो ब्लड में वहाँ पे स्टॉप होना होता है, उसकी कोगुलेशन होती है। तो बेसिकली 3 मैकेनिज्म्स हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि उस एरिया के अंदर वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है। वेसोकंस्ट्रिक्शन कैसे होती है बेटा, जो एरिया डैमेज होता है या जो ब्लड वेसल डैमेज होती है वहाँ से मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, वेसो एक्टिव अमाइंस रिलीज होते हैं। दैट वेसो एक्टिव अमाइंस आर नोन एज सेरोटोनिन, हिस्टामिन एज वेल एज थ्रोम्बोक्सिन्स। अब ये क्या करते हैं, ये उस ब्लड वेसल का डायमीटर कम करवा देते हैं। पीछे वेसोडाइलेशन होती है, आगे वेसोकंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाती है। अब जैसे ही वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी तो उसके रिजल्ट में उस एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई विल बी डिक्रीज, विल बी मिनिमाइज। जैसे ब्लड सप्लाई कम होएगी तो उसके बाद वहाँ पे एक प्लेटलेट आके ऐड होना शुरू हो जाएगा। एक प्लेटलेट आएगा, वो डैमेज होएगा, डैमेज होने के रिजल्ट में दैट विल रिलीज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडीपी। अब वो जो एडीपी है वो और पीएलटी को, प्लेटलेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। एडिशन होएगी, पहले एक आके प्लेटलेट ऐड होएगा, वो अपनी एडीपी रिलीज करेगा। एडीपी रिलीज होने के रिजल्ट में मोर प्लेटलेट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इंजर्ड साइड। जैसे ज़्यादा आएंगे वो एक दूसरे के ऊपर अटैच होते जाएंगे। दैट प्रोसेस इज नोन एज एग्रीगेशन। तो प्लेटलेट एक अटैच हुआ, एडिशन हुई, एडिशन होने के बाद उसने एडीपी को रिलीज किया, एडीपी ने मोर प्लेटलेट को अट्रैक्ट किया, मोर प्लेटलेट जैसे ये अट्रैक्ट हुए तो वहाँ पे एग्रीगेशन होना शुरू हो गई। अब वो जो एग्रीगेशन थी दैट विल मेक अ टेम्परेरी सील दैट इज नोन एज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। वो जो टेम्परेरी सील बन गई थी उसको हमने कहा है कि ये प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन है। और हीमोस्टेसिस में पहला हमने कहा है कि वेसोकंस्ट्रिक्शन, दूसरा हमने कहा कि प्लेटलेट फॉर्मेशन होती है, तीसरा वहाँ पे ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। अब ये जो ब्लड क्लॉट है मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। ये जो ब्लड क्लॉट है दैट इज कंट्रोल्ड बाय पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये जो ब्लड क्लॉट होता है इसके लिए सर्टेन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज हो रहे होते हैं, एंड मेनली द फैक्टर्स आर फिब्रिनोजेन, factors are calcium, factors are lipid factors, anti-hemophilic factors A. There are multiple factors. There is Ekman factors, fibrin stabilizing factors. That factors are released and follow two pathways. One pathway is extrinsic pathway and other pathway is intrinsic pathway. After that, they will combine with the prothrombin activator, that they will activate prothrombin, then thrombin, then fibrinogen. Then at the end, a mesh, a strong mesh of network is formed. That is compact, compact mass is formed. That compact mass is known as blood clot. And after few days, that clot will be retracted. Will be retracted. इसका मतलब है कि वो क्लॉट उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है और एज वेल एज नर्व सप्लाई है वो कम होना शुरू हो जाएगी। कम होएगी तो उसके जो एज हैं
वो रिट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएंगे, छोटे होना शुरू हो जाएंगे। और आपने देखा होगा कहीं पे भी एक स्कार बना होता है तो उसके जो एज हैं वो रिट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ओपन होना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद या तो आप खुद उसको उतार देते हैं या खुद आफ्टर फ्यू डेज दैट विल बी रिमूव्ड, तो वो हील आउट हो चुका होता है। उसके बाद जो रीनोलाइसिस हो रही होती है, जो फिब्रन बना था, जो क्लॉट बना था, उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, और ब्रेक डाउन होने के प्रोसेस को फिर रीनोलाइसिस कहा जाता है। And that was all about the introductions. Now we will move on the slides कि हमने slides में क्या लिखा है। And after the lecture I think we will also discuss about the blood I think AB blood group. We will also discuss about the blood group if we have a time, then definitely. Okay, move toward the slides. That was introduction about the blood. Now we have objectives like blood and plasma, blood cell formation and functions. We will discuss about the RBC formation, control and functions, white blood cells and its types, formation, etc., and platelet and its blood formations. We will discuss about the blood. Basically, blood है क्या चीज़? Blood is a connective tissue in the fluid form. अब ये connective tissue इसको क्यों कहा जाता है? बेटा कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि ये क्या करता है कि कांस्टेंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। अब वो कांस्टेंट कम्युनिकेशन क्या है? कांस्टेंट कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है कि इसने लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से इजेक्ट होना होता है। गॉट इट ना? लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से इसने इजेक्ट होना होता है। इजेक्ट होने के बाद ये एओर्टा के अंदर आता है। आगे इसकी डिवीजन होती है लाइक thoracic aorta, then abdominal aorta, then it will be divided into multiple branches, multiple arteries. आर्टीरियल सिस्टम में ये डिवाइड हो जाता है। तो पीछे पंपिंग आर्गन है। अब पंपिंग आर्गन क्या है? हार्ट है। हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसने इसको फोर्सफुली इजेक्ट किया। अब जैसे ही ब्लड इजेक्ट होएगा तो ये आर्टीरियल सिस्टम के अंदर आर्टरीज के अंदर मूव करता है। आर्टरीज के अंदर जाएगा, देन ये कैपरीज के अंदर जाएगा। कैपरीज के अंदर इसने क्या करना है? जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितनी भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन करनी है। जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं उनको इसने वहाँ पे पहुँचाना है। तो ये क्या करता है? एक कांस्टेंट कम्युनिकेशन, वो सेल टू सेल भी हो सकता है, वो सेल टू टिश्यू भी हो सकता है, वो आर्गन टू आर्गन भी हो सकता है। ओके, तो अदर इज फ्लूइड ऑफ लाइफ। अब फ्लूइड ऑफ लाइफ कैसे है? तो सपोज एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। अगर आप कुछ टाइम के लिए अपना सांस रोक लें तो ये क्या होगा? आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसके रिजल्ट में क्या होएगा? आप ये समझेंगे कि मैं नियर टू डेथ होना शुरू हो गया हूँ। अब ये फ्लूइड ऑफ लाइफ कैसे है? फ्लूइड ऑफ लाइफ ऐसे है बेटा कि इसने क्या किया? लंग से ऑक्सीजन को कैरी किया। अब वो जो ऑक्सीजन थी उसने सर्कुलेट किया। सर्कुलेट करने के बाद वो सेल जिनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड थी वहाँ तक इसने पहुँचा दी। वी कैन आल्सो से कि ये फ्लूइड ऑफ लाइफ है। तो क्या करता है? सेल को एक लाइफ दे रहा होता है। अब सेल की जो रिक्वायरमेंट है क्या है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज है, न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर ऑक्सीजन उसको टाइम पे मिलती रहेगी, लाइक जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन, अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वी आर प्रोन टू डेथ। सेम कंडीशन विद द सेल। अगर ऑक्सीजन सेल को नहीं मिलेगी तो वो सेल नियर टू डाई होना शुरू हो जाएंगे, नियर टू डेथ होना शुरू हो जाएंगे। ये क्या करता है? फ्लूइड ऑफ लाइफ दे रहा होता है। अब ये ऑक्सीजन लेता है कहाँ से? ऑक्सीजन लंग से ले रहा होता है। लंग से ऑक्सीजन बेटा मैक्सिमम डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। इवन के एक पर्सन 20 मिनट के लिए भी सांस रोक सकता है, लेकिन उसके अंदर हाइड्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल नहीं बढ़ेगा, नहीं रिमूव होएगा, ये बेसिकली हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन को बढ़ाना शुरू कर देता है। अब जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन बढ़ेगी वो एसिडोसिस को लीड करेगी, और एसिडोसिस जैसे ही होएगी तो वो जाके सेल को इंजर करना शुरू कर देती है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है। ओके,
तो ये क्या करता है, ये फ्लूइड ऑफ लाइफ कैसे है कि इसने ऑक्सीजन ली लंग से लेने के बाद उसने ट्रांसपोर्ट की, और दूसरा काम इसने क्या किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट्स था इसका, टिश्यू का, सेल का, उसने इसको अटैच किया इसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। जब ऑक्सीजन मिलेगी हीमोग्लोबिन के साथ, दैट इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ ये सेल तक पहुंचेगा। वनी ऑडियो वीडियो बोथ आर पॉज। ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से कैरी करेगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और इलिमिनेट करवाएगा, लंग्स की तरफ लेके आएगा, एज वेल एज किडनी की तरफ लेके जाएगा, वहां से इसकी एक्सक्रीशन करवाएगा। इसके अलावा दूसरा काम इसका फ्लूइड ऑफ ग्रोथ है। कैसे, हमें भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए ग्रोथ करने के लिए, डेफिनेटली। अगर सेल है तो उसके अंदर डिवीजन हो रही होती है, अगर वो डिवीजन हो रही है तो उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनको सर्टेन हार्मोन्स चाहिए, उनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स चाहिए, ताकि उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग हो। उस नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो जीआईटी से अब्जॉर्ब होते हैं। जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ज़रूरी नहीं कि वो जीआईटी से अब्जॉर्ब हो, बल्कि वो हमारे ओरल कैविटी से अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती हैं। ओरल कैविटी से जब हम चीव कर रहे होते हैं, तो उसके रिजल्ट में सर्टेन इंजाइम्स रिलीज हो रहे होते हैं, जो कि उसकी अब्जॉर्प्शन करवा रहे होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करवा रहे होते हैं। आई थिंक वीडियो और ऑडियो बोथ आर स्टॉप। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दैट आर रिक्वायर्ड, बोथ आर रिक्वायर्ड। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये जीआईटी तक तो चले जाती हैं, जैसे जीआईटी तक जाएंगे तो वहाँ से ये अब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड का हिस्सा बनते हैं। जैसे ब्लड का हिस्सा बनेंगे तो जहाँ पे टिश्यू ग्रो कर रहे होते हैं, जो टिश्यू की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली ग्लूकोज, वहाँ तक पहुँचना शुरू हो जाती है। उसके अलावा फ्लूइड ऑफ हेल्थ है। अब फ्लूइड ऑफ हेल्थ कैसे है, फ्लूइड ऑफ हेल्थ आपको पता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, आपकी बॉडी डिफेंड करती है, आप खुद डिफेंड कर रहे होते हैं। कैसे डिफेंड करती हैं, तो सेम टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अब वो सेल क्या करती हैं, कोई भी पैथोजन आता है, कोई भी एंटीजन आता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, उसकी डायरेक्ट किलिंग करते हैं, उसकी फेगोसाइटोसिस करते हैं। तो ये मेनली क्या करते हैं, तीन काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा हेल्थ कैसे प्रोवाइड करती हैं, बॉडी के अंदर जितने भी अनवांटेड सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनको एक्सक्रीट आउट करवाती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा यूरिया और क्रिएटिनिन है। यूरिया और क्रिएटिनिन अगर किडनी से इलिमिनेट नहीं होएगा तो दैट विल शो कि किडनी फेलियर हो रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इलिमिनेट नहीं होएगी, अगेन इंडिकेटर होएगा कि लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो ये एक हेल्थ पैटर्न को मेंटेन करने के लिए ये आपका ब्लड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये तीनों काम को अगर आप देखें कम्युलेटिवली, तो ये क्या कर रहा होता है, ये कांस्टेंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। चाहे वो फ्लूइड ऑफ लाइफ हो, चाहे वो फ्लूइड ऑफ ग्रोथ हो, चाहे वो फ्लूइड ऑफ हेल्थ हो, तो सब चीज़ों को जब ये कॉन्स्टेंटली एक सप्लाई या एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, तो दैट्स वाई ब्लड इज नोन एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आई थिंक वेल यू हैव गॉट इट ना। Now, move to its physical characteristics of blood. If we talk about the physical characteristics of the blood, so then thicker than water. If we talk about its viscosity, अगर हम viscosity की बात करें तो देखिएगा ये जो ब्लड है ये मोर थिकर देन वाटर है, 8% ऑफ बॉडी वेट है। मैं पहले भी आपको इंट्रोडक्शन में बता रहा था, ये 8% ऑफ बॉडी वेट है, और इसके अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है एक 70 kg ह्यूमन बीइंग के अंदर, 5 to 6 लीटर मेल के अंदर होता है और 4 to 5 लीटर फीमेल के अंदर होता है। इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 100.4 फ़ारेनहाइट होता है, और इसकी जो नॉर्मल पीएच होती है वो 7.35 से लेके 7.45 होती है। वही आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन एक और नया मैसेज आया है।
ओके, कितना जोर से बोल रहे हैं आप। इसके अलावा इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इसका रेस्पिरेटरी फंक्शन है। अब रेस्पिरेटरी फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू। अब कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, हमने डिस्कस किया कि हमारी बॉडी के अंदर 20 to 30 ट्रिलियंस आरबीसीज आर प्रेजेंट है, जो कि 99% ऑफ ऑल द ब्लड सेल्स है। अगर 99% हैं तो ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, आरबीसी कर रहे हैं। आरबीसी ने क्या किया, लंग्स से ऑक्सीजन को लिया, उसके बाद ब्लड का हिस्सा बनाया, और ब्लड ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट की उसकी। दूसरा इसका काम कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स था टिश्यू का वेस्ट प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड था, उसको इन्होंने क्या किया, उसी हीमोग्लोबिन ने इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ने क्या किया, लंग्स की तरफ मूव किया और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको एलिमिनेट करवाया। दूसरा इसका काम न्यूट्रिएंट्स का है। हम जितना भी खाने खाते हैं, कोई भी चीज़ खा लेते हैं, खाने के बाद क्या होता है कि वो हमारी गट में जाता है, हमारी जीआईटी में ट्रैक में जाता है, हमारी स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, वहाँ पे इसकी ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन होने के रिजल्ट में दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स। वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अब्सॉर्ब होते हैं, गट के अंदर स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस पड़ी होती हैं, दैट आर नोन एज विलाई या विलस। उनके साथ इसमें अटैच होना होता है, अटैच होने के बाद अब्जॉर्ब होते हैं, अब्जॉर्प्शन होने के बाद ये क्या करते हैं, ब्लड का हिस्सा बनते हैं। और जैसे ये ब्लड का हिस्सा बनते हैं तो ब्लड इनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट टुवर्ड्स डिफरेंट टिश्यू, टुवर्ड्स डिफरेंट ऑर्गन्स ये मूव करवा देती हैं। इसके अलावा तीसरा इसका फंक्शन जो है वो दैट इज फंक्शन इज एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन का मतलब ये है कि इसमें कुछ एक्सक्रीशन भी करवानी होती है। अब वेस्ट प्रोडक्ट्स टिश्यू के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब जिसने क्या करना है, ब्लड ने वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो टिश्यू के अंदर प्रोड्यूस हो रहे थे उनको ब्लड के अंदर लेके किडनी तक लेके जाना है, उनको लंग्स तक लेके जाना है। अब यूरिया और क्रिएटिनिन की बात करें तो दैट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द किडनी, और किडनी से एलिमिनेट हो रहे होते हैं। अगर ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ब्लड अगर यूरिया और क्रिएटिनिन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता तो ये सेल के अंदर अकमुलेट होंगे, दैट आर हार्मफुल फॉर द सेल, सेल की ये इंजरी काज करवाना शुरू कर देंगे। और अगर किडनी इज अनएबल टू एलिमिनेट यूरिया और क्रिएटिनिन तो मीनिंग टू से कि किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है कि वो किडनी फेलियर हो सकता है, किडनी के अंदर और प्रॉब्लम हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकती है, डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द किडनी दैट विल डिजिग्नेट कि यूरिया और क्रिएटिनिन एलिमिनेट नहीं हो रहा तो ये रीनल फेलियर का इंडिकेटर है। इसके अलावा इसके पास प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। कैसे, क्योंकि ब्लड जो है ये सेलुलर पार्ट भी है इसका, जिसके अंदर हमने ये भी डिस्कस किया कि ये वाइट ब्लड सेल कंटेन करता है। अब वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, डिफेंस और इम्यूनिटी का रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे कि एंटीजन आता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवा देते हैं। अब वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, उसके साथ एंटीजन के साथ मिलके उसको इंगल्फ करना शुरू कर देती हैं, किल करना शुरू कर देती हैं। अब वो एंटीबॉडीज या एंटीटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। जिस तरह आपने मोस्टली सुना होगा कि अगर कहीं रोड साइड एक्सीडेंट हो गया है तो उसके लिए आपने टेटनस का टीका लगवा लें। अब वो टेटनस का बेसिकली टीका क्या है, वो टेटनस स्टेरॉइड्स होते हैं, वो भी अगेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि वो जो इन्फेक्शन होना है उसको प्रोफिलैक्टिकली प्रिवेंट किया जा सके। इसके अलावा पांचवा फंक्शन इसका रेगुलेटरी है। अब रेगुलेशन कैसे कर रहा होता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा होता है, पीएच को रेगुलेट कर रहा होता है, वेजोडाइलेशन ऑफ सरफेस वेसल्स, डंप हीट, वेजोडाइलेशन काज करवा रहा होता है। आपने मोस्टली देखा होगा कि जब गर्मियाँ होती हैं तो आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। डू यू थिंक व्हाट इज मैकेनिज्म बिहाइंड एक्सेसिव स्वेटिंग? ये जब आपको सर्दियाँ लगती हैं तो आप यू कैन शीवर, आपको शीवरिंग होनी शुरू हो जाती है। यू कैन इमेजिन व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द शीवरिंग प्रोसेस एंड what is the mechanism is behind evaporation, condensation, convection? ये डिफरेंट प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू ये क्या करता है
कि इसने अपना रेगुलेटरी फंक्शन को मेंटेन करना होता है। अब पीएच को हो सकता है वो पीएच प्रोटीन बफर को से मेंटेन कर रहा हो सकता है वो पीएच को थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम मेंटेन कर रहा हो सकता है वो पीएच को थ्रू रीनल सिस्टम मेंटेन कर रहा होता है। तो इसने क्या करना होता है, इसने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है ताकि वो बॉडी को हार्मफुल कंडीशन से प्रिवेंट किया जा सके। इसी तरह इसने एक स्पेसिफिक पीएच को मेंटेन करना होता है ताकि वो हर चीज़ की नॉर्मल फंक्शनिंग एक स्पेसिफिक पीएच पे हो रही होती है और दैट पीएच इज 7.35 टू 7.45। यू कैन से 7.4 प्लस माइनस 5। ओके, इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर्स हैं, वाटर हाई हीट कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी और हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और टिपिकल जो हीट जनरेशन पर डे हो रही होती है वो 3000 किलो कैलोरीज पर डे हो रही होती है। बेटा अगर मोस्टली स्वेटिंग नहीं होती तो उसकी मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं। अगर उसके बॉडी के अंदर मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है लेकिन कंडीशन इज हाइपोवोलेमिक, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है। अब फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है तो क्या हो गया कि फ्लूइड वॉल्यूम निकलेगा नहीं। ऐसी कंडीशंस, देयर आर अनदर कंडीशन जिसमें ब्लड प्रेशर लो हुआ है। अगर ब्लड प्रेशर ऑलरेडी पेशेंट का लो है तो एक्सेसिव अमाउंट में वाटर ही नहीं है। अब आपके सेल को जो वाटर रिक्वायर्ड है दैट इज 90 टू 92% सेल की रिक्वायरमेंट है। अगर इससे कम है, अगर सेल के अंदर वाटर का लेवल कम है तो कम होने के रिजल्ट में जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करेंगी, वो डायलेट ही नहीं होंगी। डायलेट नहीं होंगी तो वो जो फ्लूइड है, एक्सेसिव अमाउंट में वाटर है, वो बाहर निकलेगा ही नहीं। अगर नहीं निकलेगा तो वो सेल के अंदर रहेगा ताकि जो सेल की ओस्मोलैरिटी है वो भी मेंटेन करना ज़रूरी होता है। रेगुलेटरी फंक्शंस, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रेगुलेटरी फंक्शंस। मैं ये बता रहा था कि ये बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होता है थ्रू डिफरेंट प्रोसेस लाइक कंडेंसेशन है, कन्वेक्शंस है, इवेपोरेशंस हैं, रेडिएशंस हैं। ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू इसने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। सेम कंडीशन विद द पीएच। अब ये पीएच को कैसे मेंटेन करता है, पीएच को थ्रू बफर सिस्टम मेंटेन करता है। अब वो बफर सिस्टम प्रोटीन बफर सिस्टम हो सकता है, वो बफरिंग रीनल सिस्टम के थ्रू हो सकती है, वो प्रोटीन के वो बफरिंग कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में हो सकती है, वो बफरिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हो रही होती है। तो इसने क्या करना होता है, स्पेसिफिक पीएच को भी मेंटेन करना होता है। ओके, वेल तो इट्स ब्लड की कंपोजिशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ब्लड जो है सस्पेंशन ऑफ सेल इन द प्लाज्मा है जिसमें 45% सेल है और 55% प्लाज्मा है। अगर इफ वी टॉक अबाउट द सेलुलर पार्ट्स या सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, तो जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि 20 टू 30 ट्रिलियन बॉडी के अंदर सेल हैं जिसमें से जो 99% हैं वो आरबीसीज हैं। 99% आरबीसीज हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी हैं वो आरबीसीज हैं 99%। और इस 99% का पर डे 1% डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। 1% सेल ओल्ड हो जाते हैं। ओल्ड होने के रिजल्ट में दे विल बी easy to they will be easy to destroy, easy to destruction, they may become fragile। फ्रेजाइल होने के रिजल्ट में जैसे ही वो सेल स्प्लीन में से पास आउट होते हैं, स्प्लीन में स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल पड़े होते हैं। दैट सेल्स आर नोन एज रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल, फेगोसिटिक रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल, एंड स्प्लीन इज आल्सो नोन एज फेगोसिटिक रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। इसने क्या करना होता है, वो जितने भी सेल्स जो कि फ्रेजाइल इन नेचर हो चुके होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन करवाना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और पीएलटी होते हैं, ये लेस देन 1% ऑफ टोटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन द बॉडी। और इट्स डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लाइक होल ब्लड 7 to 8%, जिसमें से प्लाज्मा 55% होता है। और जो फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं, यस बेटा, जो आरबीसीज होते हैं ना 1% पर डे उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। वो 1% ओल्ड हो जाते हैं। ओल्ड होने के रिजल्ट में वो जैसे ही स्प्लीन में से गुजरते हैं तो उनकी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है और वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। PLT, we were discussing about the
वाइट ब्लड होल ब्लड में हमने ये कहा है कि 55% ब्लड प्लाज्मा होता है और 45% बाई वॉल्यूम फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं। उस 55% में से 7% प्रोटीन होती हैं और 7% में से 55% या 54% एल्ब्यूमिन होती है, ग्लोबुलिन होती है और फिब्रिनोजेंस होती हैं। और बाकी उस 55% प्लाज्मा में से 91 से 92%, 90 से 92% वाटर होता है और अदर सेल्यूल्स जो कि 1.5% होते हैं, इवन बुक सेज के लेस देन 1% सेल्यूल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लाइक सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, गैसेज हो गए, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस, विटामिन या वेस्ट प्रोटीन्स हो सकती हैं। इसके अलावा जो फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं जिनमें हमने कहा है कि सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें पीएलडी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं जो कि 150 से लेके 400 या 450 तक इनकी नॉर्मल रेंज होती है। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि 5 to 10 होते हैं और इनकी अगर सब डिवीजन देखी जाए तो इनके अंदर ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं। ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब है कि दे आर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। सर देयर इज अ बिग गैप बिटवीन 20 एंड 30 ट्रिलियन सेल। कोई एग्जैक्ट बेटा ये बुक सेज के 30 ट्रिलियंस एंड रफ आइडिया इज 20 to 30 ट्रिलियंस, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन्स को टू पर्सन्स का मतलब ये है कि कुछ पर्सन्स के अंदर मैक्सिमम जो इनका अमाउंट है 30 ट्रिलियंस है और जो मिनिमम अमाउंट है वो 20 ट्रिलियंस है। तो बेटा फीटस में फीटल लाइफ में हो रही होती है, लेकिन जैसे ही बेबी बॉर्न हो जाता है उसके बाद भी कुछ टाइम के लिए प्रोडक्शन हो रही होती है। बोन मैरो से प्रोडक्शन लेटर ऑन स्टार्ट होती है। फीटस में डेफिनेटली प्रोडक्शन हो रही होती है। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं बेटा ये 60 to 70% होते हैं। इसके अलावा यूसिनोफिल्स 2 to 4% होते हैं और बेसोफिल्स 0.5 to 1% होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट ग्रेनुलोसाइट्स, तो ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर आते हैं लेम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ये लेम्फोसाइट्स 20 to 25% होती हैं और जो मोनोसाइट्स होते हैं ये 3 to 8% होती हैं। इफ नाउ वी टॉक अबाउट ब्लड प्लाज्मा, उन्होंने कहा है कि ब्लड प्लाज्मा बेसिकली क्या होता है, स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड होता है। अब ये जो स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड है इसके अंदर जो वाटर का एलिमेंट होता है 90 से 92% होता है और इसके अंदर 7% प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। अब जितनी भी प्रोटीन्स हैं मोस्टली दे आर क्रिएटेड फ्रॉम द लीवर। लीवर से प्रोटीन हो रहे प्रोड्यूस हो रही होती हैं, चाहे वो एल्ब्यूमिन हो, चाहे वो फिब्रिनोजेन हो और कन्फाइंड इन द ब्लड स्ट्रीम, और उसके बाद इन्होंने ब्लड स्ट्रीम के अंदर मूव करना होता है। तो बेटा आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज जो न्यू बॉर्न्स के अंदर होते हैं इनकी क्वांटिटी कम होती है। बेसिकली ये जो इम्यूनिटी आ रही होती है ये मदर टू बेबी आ रही होती है। अब इसलिए अगर बच्चे को इन्फेक्शन होता है तो उसको एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं। अब उनमें एंटीबायोटिक्स लेने का फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई एंटीजन या पैथोजन आ गया है तो उसके अपने जो डब्ल्यूबीसी है वो उसको किल नहीं कर सकेंगे। अगर किल नहीं करेंगे तो बच्चा जो है मोर प्रोन टू इन्फेक्शन होता जाएगा, इसलिए उनको एंटीबायोटिक्स देना ज़रूरी हो जाता है। अगर इसलिए जो बच्चे होते हैं मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा अनीमिक हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उनके अंदर नॉर्मली जो आरबीसीज है डब्ल्यूबीसीज है उनका लेवल कम है। आरबीसीज का लेवल कम होगा तो उनके अंदर अनीमिया होना शुरू हो जाएगा। अनीमिया के नेचर होते हैं। डब्ल्यूबीसीज का लेवल कम होएगा तो मोर प्रोन टू इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएंगे। अगर उनके अंदर पीएलडी की डेफिशिएंसी होएगी तो उनकी ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ना शुरू हो जाती है। उनके अंदर क्वांटिटी कम होती है डब्ल्यूबीसीज की, आरबीसीज की और पीएलटी की, लेकिन जो उनके अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो रही होती है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है फ्रॉम मदर टू बेबी। अब वो थ्रू ब्रेस्ट मिल्क हो सकती है या थ्रू जब फीटल लाइफ में था तो फीटस के थ्रू आ रही होती है इम्यूनिटी। ओके, तो जो एल्ब्यूमिन है इसके अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन है उनके अंदर मेनली जो होती है एल्ब्यूमिन होती है, जो कि एल्ब्यूमिन एक लार्ज मॉलिक्यूल है। अब लार्ज मॉलिक्यूल होने के रिजल्ट में ये क्या करता है, ये स्वीप आउट ही नहीं होता। जो ब्लड वेसल्स हैं उससे बाहर निकलते ही नहीं है अनटिल अनलेस कि ब्लड वेसल की वेस्कुलर परमिबिलिटी ना बढ़ी हुई हो। जब वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ेगी तो उसके रिजल्ट में इसका लेवल
ये एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है ये ब्लड वेसल में से निकल सकती है, अदरवाइज ये नहीं निकलेगी। उसने एक ही काम करना होता है कि ये ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रही होती है। और ऑनकोटिक प्रेशर क्या है कि जैसे ही ब्लड वेसल्स के अंदर बेसिकली दो तरह के प्रेशर होते हैं, वन इज ऑनकोटिक प्रेशर, अदर इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है ये फ्लूइड वॉल्यूम की वजह से होता है। अब वो फ्लूइड वॉल्यूम क्या करता है कि जैसे ही वो फ्लूइड आउटसाइड द ब्लड वेसल जाता है एट द आर्टीरियल एंड, जब आर्टरी की बात करें तो आर्टीरियल एंड के ऊपर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है ये कांस्टेंट होता है, ये 25 टू 28 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। लेकिन जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है एट द आर्टीरियल एंड। अब जैसे ये कैपिलरी की तरफ जाएगा तो वहाँ पे फ्लूइड की डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाती है, फ्लूइड कैपिलरी बेड से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है दैट विल बी रिड्यूस्ड, तो वेनस एंड तक ये 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रह जाता है। लेकिन एल्ब्यूमिन प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल होने की वजह से एल्ब्यूमिन प्रोटीन बाहर निकलती नहीं है। अगर बाहर नहीं निकलेगी तो वो क्या करती है कि उसने ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करना होता है। ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन रहेगा तो वो जो फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर गया था, ये कैपिलरी बेड से बाहर निकला था, उसको इसने वापस अट्रैक्ट करके ब्लड वेसल का हिस्सा बना देना होता है। ब्लड वेसल का हिस्सा बनेगा, वेनस रिटर्न मेंटेन रहेगी। अगर वेनस रिटर्न कम होएगी, अल्टीमेटली एट द एंड कार्डिक आउटपुट कम होएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होएगा, कार्डिक आउटपुट कम होएगी, ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। तो वी कैन आल्सो से कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करवाने में हेल्प आउट कर रही होती है। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलेंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज। अब ये क्या करते हैं, कोई भी एंटीजन आता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके साथ एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बना देते हैं और उसके बाद उसकी इंगल्फिंग करना शुरू कर देते हैं। और फिब्रिनोजन अगेन एक प्रोटीन होती है दैट आर हेल्पफुल इन द क्लॉटिंग। और 2% अदर सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें सर्टेन न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, गैसेस हो सकती हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, या वेस्ट अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल ये भी हो सकता है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। सर 10 मिनट ब्रेक।
Okay, we are discussing about the plasma protein functions. Function of plasma protein: coagulation of blood, drainage into fibrin is another function of plasma protein. Like defense mechanism of blood, they will release certain immunoglobulins are present in our blood. Transport function, transport mechanism like alpha albumin, beta globulins transport hormones, gases, enzymes, and maintain the oncotic pressure in the blood. Is maintenance of acid-base balance, as well as provide viscosity to the blood. That's why blood is more viscous than water. Provides suspension stability of RBCs. The RBCs are suspended in the plasma protein, in the plasma, and reserve proteins like they are reserved in the liver, in the muscles. Cellular components of the blood. We have three types of blood cells. First, we have already discussed that RBCs, red blood cells. Other one is white blood cells, WBC, and third one is PLT, platelets. The RBCs, the formation of all the blood cells is known as hemopoiesis. Formation of cells, blood cells, is known as hemopoiesis. Now come to the RBCs. RBCs की formation को erythropoiesis कहते हैं. Erythropoiesis is the formation of RBCs. WBCs leukopoiesis, and the WBCs are divided into granulocytes and agranulocytes. Granulocytes are present in the form of granules like neutrophil, eosinophil, as well as basophils. And agranulocytes are as lymphocytes. They are divided into B lymphocytes and T lymphocytes and monocytes. The lymphocytes may be T lymphocytes, B lymphocytes, natural killer cells. T lymphocytes are mature in the thymus, and B lymphocytes are mature in the bone marrow. And monocytes, macrophages, they will make a monocyte macrophage system. A PLT, they are special cell fragments. They help out in coagulation. This is a diagrammatic presentation of cell formations, hemopoiesis. First, we will discuss about the erythropoiesis. There is a pluripotent stem cell. Pluripotent stem cell is present in the bone marrow. Bone marrow में present होता है. अब there are certain conditions to create, to stimulate erythropoiesis. अब वो conditions क्या क्या हो सकती हैं? We have already discussed कि वो hypoxia हो सकता है. दूसरी कंडीशन लो pH हो सकती है. तीसरी कंडीशन हाई टेम्परेचर हो सकता है. चौथी कंडीशन अ पर्सन ऑन द हाई एल्टीट्यूड यहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है. ऐसी कंडीशंस जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, दे विल आल्सो ट्रिगर एरिथ्रोपोइसिस. अब एरिथ्रोपोइसिस के लिए वन एंजाइम, वन प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, दैट इज नोन एज एरिथ्रोपोएटिन. अब वो एरिथ्रोपोएटिन कहाँ से आ रही होती है? वो बेसिकली किडनी से आ रही होती है. किडनी में मेसेंजियल सेल आर प्रेजेंट है. मेसेंजियल सेल एरिथ्रोपोएटिन को रिलीज करते हैं. दे विल सर्कुलेट इन द ब्लड. ब्लड में सर्कुलेट करने के बाद ये टारगेट एरिया तक पहुंचती है. टारगेट एरिया एज प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल. वहाँ से ये प्री एरिथ्रोब्लास्ट को रिलीज करवाती है. अब ये जो प्री एरिथ्रोब्लास्ट हैं, ये अर्ली और लेट एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं, देन एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं, दैट दे विल बी कन्वर्टेड इनटू रेटिकुलोसाइट. जैसे ये रेटिकुलोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे विल बी ए न्यूक्लिएट. ये अपना न्यूक्लियस लॉस कर देते हैं बिकॉज देयर इज नो नीड फॉर मोर डिवीजन. और डिवीजन की कोई ज़रूरत ही नहीं होती. इसलिए दे हैव ए लाइफ स्पैन. यहाँ पे इनकी कोडिंग हो जाती है कि इस आरबीसीज ने 120 डेज ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रहना है, स्टे करना है. आफ्टर दैट 120 डेज दे विल बिकम फ्रेजाइल.
फ्रेजाइल होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ये आरबीसीज जो फ्रेजाइल हो चुका है स्प्लीन में से पास आउट होएगा। स्प्लीन इज आल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन में से पास आउट होएगा, उसकी ब्रेक डाउन करवा देंगे। ओके, अदर इज others are megakaryocytes, megakaryoblast, megakaryocytes and platelet thrombocytes. If we talk about thrombocytes, thrombopoietin is necessary for thrombopoiesis. If thrombopoietin is not released from the liver as well as from the kidney, book says it is released from the kidney as well as from the liver. If the thrombopoietin is not released, it will not act on the pluripotent stem cell. Definitely, if it will not act on the pluripotent stem cell, there is no generation of megakaryoblast. अगर मेगाक्रियोब्लास्ट नहीं बनेंगे एट द एंड प्लेटलेट्स नहीं बनेंगे, इसलिए थ्रोम्बोपोएटिन का होना ज़रूरी है। then it will be converted into megakaryoblast, then megakaryocytes, and after the megakaryocytes, they will become mature PLT, known as thrombocytes. And others are granulocytes. They are also created from the pluripotent stem cells, from the myeloblast, eosinophil myelocytes, as well as basophil myelocytes, neutrophil myelocytes, and they will converted into basophil, eosinophil, as well as neutrophil. स्प्लीन में बेटा जो सेल होते हैं जो कि आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन करते हैं, दीज सेल्स आर नोन एज फेगोसिटिक रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल। आई रिपीट, स्प्लीन के अंदर जो आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं सेल, उनका नाम है फेगोसिटिक रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल। ओके, तो इसमें आपने डिफरेंट कलर्स देख रहे होंगे। तो ये डाई के ऊपर लैब के अंदर डाई के साथ ये डिफरेंट कलर्स देते हैं, इसलिए इनके नाम न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और बेसोफिल्स डिजिग्नेट किए गए थे। इसके अलावा monoblast that will be converted into monocytes and lymphoblast that will converted into lymphocytes. After that, lymphocytes have divided into T lymphocytes and B lymphocytes. अब जो T lymphocytes हैं that will mature in the thymus और B lymphocytes will mature in the bone marrow. याद रखिएगा, T for thymus and B for bone marrow. जो T lymphocytes होते हैं they will mature in the thymus. T lymphocytes, T for also thymus, and B lymphocytes also B for bone marrow, and these are known as agranulocytes. Okay, बेटा thrombopoietin जैसे रिलीज होएगा ना, they will release from the liver as well as from the kidney. ये क्या करेगा, ये जाके प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल के ऊपर एक्ट करेगा, वहाँ से मेगाक्रियोब्लास्ट को ओरिजिनेट होंगे। मेगाक्रियोब्लास्ट will be converted into megakaryocytes or megakaryocytes will become mature, and when the megakaryocytes mature हो जाते हैं तो उनको thrombocytes कहा जाता है, thrombocytes या PLT platelet. Okay, now come towards the erythrocytes. Erythrocytes इनका जो नॉर्मल डायमीटर होता है 7.5 माइक्रोमीटर इन द ब्लड वेसल्स होता है, और ये डायमीटर वेरी कर रहा होता है। अगर हम बात करें लीवर के अंदर इनके साइज की, तो ये वहाँ 170 से लेके 180 माइक्रोमीटर तक होता है, क्योंकि वहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इनका जो मॉलिक्यूल्स होता है लार्ज होना शुरू हो जाता है। तो ये न्यूक्लिएट होते हैं, पहले इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। रेटिकुलोसाइट्स जैसे ही बन जाते हैं तो दे विल लॉस देयर न्यूक्लियस, क्योंकि इनके अंदर नो मोर डिवीजन, देयर इज नो नीड फॉर मोर डिवीजन, यानी कि अंदर और डिवीजन नहीं होती। तो इनके अंदर कोडिंग हो जाती है कि इसने इस एक आरबीसीज ने 120 डेज ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रहना है, उसके बाद ये फ्रेजाइल होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे स्प्लीन में से ये पास आउट होते हैं, स्प्लीन में से पास आउट होते हुए इनकी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा एरिथ्रोपोइसिस इनका फॉर्मेशन आरबीसीज होते हैं, और मैं पहले भी बता रहा था कि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि इनको एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं होती। जब इनकी कोडिंग हो जाती है, टी स्टैंड्स फॉर थाइमस बेटा, जब इनकी कोडिंग हो जाती है, कोडिंग होने के रिजल्ट में इनके अंदर कोई माइटोटिक डिवीजन होती नहीं है। अगर डिवीजन नहीं होती
दे हैव नो नीड फॉर एनर्जी, एनर्जी की जरूरत ही नहीं होती। डेफिनेटली दे हैव लैक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर एन्यूक्लिएटेड। और 1 आरबीसी कंटेन्स 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। और ये रेशियो मैन टू वीमन वेरी कर रही होती है। एक एवरेज 70 केजी मैन के अंदर इनका जो वैल्यू है वो 5 मिलियन सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब होती है। और जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर 4.5 मिलियन सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब होती हैं। इनका जो लाइफ स्पैन होता है मेनली 120 डेज होता है। आफ्टर 120 डेज दे विल बिकम फ्रेजाइल एंड डिस्ट्रॉयड इन द ग्रेवयार्ड। Spleen. Spleen is also known as Spleen is also known as graveyard of RBCs. बेटा जो लीवर होता है उसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, तो वहाँ पे जो इन आरबीसीज का साइज होता है ये वेरी कर रहा होता है। डिफरेंट बुक सेज कि ये 170 से लेके 180 माइक्रोमीटर तक होता है। ओके, देयर आर वैल्यूज एरिथ्रोसाइट्स की जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं डिपेंडिंग ऑन द मेजरमेंट एरिथ्रोसाइट काउंट नंबर्स। अगर इफ वी टॉक अबाउट the number of erythrocyte count, so erythrocytes counts can be defined as the number of erythrocytes per liter or cubic millimeter। तो जो मेल के अंदर होते हैं ये 4.5 होते हैं, 4.5 से लेके 6.5 तक। और जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ये 3.8 से लेके 5.8 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा पीसीवी, पीसीवी स्टैंड्स फॉर पैक्ड सेल वॉल्यूम। इनको हीमेटोक्रेट भी कहा जाता है। बेसिकली हीमेटोक्रेट्स आर परसेंटेज ऑफ आरबीसीज। हीमेटोक्रेट को परसेंटेज ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है या पैक सेल वॉल्यूम पीसीवी भी कहा जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल इन 1 लीटर और millimeter cube of the blood we can also defined as hematocrit is a percentage of RBC। तो ये 0.4 से लेके 0.55 लीटर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा मीन सेल वॉल्यूम होता है एमसीवी भी इसे कहा जाता है। एमसीवी इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ एन एवरेज सेल मेजर्ड इन फीमेटोलीटर। अगर फीमेटोलीटर के अंदर इनको मेजर कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है मीन सेल वॉल्यूम। ये 80 to 96 फीमेटोलीटर होते हैं नॉर्मली। इसके अलावा हीमोग्लोबिन होती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हीमोग्लोबिन कैन बी डिफाइंड एज द वेट ऑफ hemoglobin in whole blood measured in grams per 100 ml of the blood। ये वो लेवल होता है जिसे हम कहते हैं कि एचबी का लेवल है। जिनके अंदर ब्लड डेफिशिएंसी होती है डॉक्टर से कि इसका एचबी का लेवल करवा लें। तो वो जो एचबी का लेवल होता है ये डिजिग्नेट कर रहा होता है कि हीमोग्लोबिन या वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इन होल ब्लड पर 100 ग्राम कितनी है। जो मेल होता है बेटा इसके अंदर 13 to 18 ग्राम पर 100 ml होती है। और जो फीमेल होती है इनके अंदर 11.5 से लेके 16.5 ग्राम पर 100 ml होती है। इसके अलावा मीन सेल हीमोग्लोबिन होती है, एमसीएच इसे कहा जाता है। इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है कि एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर सेल मेजर्ड इन पिक्टोग्राम। अब उसके अंदर मीन एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर सेल कि एक सेल के अंदर कितनी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है, दैट इज मेजर्ड इन पिक्टोग्राम, जो कि 27 से लेके 32 पिक्टोग्राम पर सेल प्रेजेंट होती है। एमसीवी बेटा, एमसीवी मीन सेल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एन एवरेज सेल। एक सेल का जब हम एवरेज वॉल्यूम लेते हैं और उसको हम मेजर करते हैं इनटू फीमेटोलीटर, उसको कहा जाता है एमसीवी, मीन सेल वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ एवरेज सेल मेजर्ड इन फीमेटोलीटर। तो ये नॉर्मली होता है बेटा 80 से लेके 96 फीमेटोलीटर होता है। एंड लास्ट वन मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होती है जिसे एमसीएचसी भी कहा जाता है। तो ये वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ आरबीसीज। अगर हम 100 ml आरबीसीज लेते हैं तो उसमें जो हीमोग्लोबिन का वेट है वो कितना है, उसको मीन सेल हीमोग्लोबिन कहा जाता है। तो ये नॉर्मल जो इसकी वैल्यूज होती है 30 से लेके 35 ग्राम पर 100 ml ऑफ आरबीसीज।
कि अगर हम 100 ml RBCs लेंगे तो उसमें जो नॉर्मल वैल्यूज़ आएगी वो 30 से लेके 35 ग्राम होगी. These are normal values of RBCs. These are measured in erythrocyte count as well as PCV as well as MCV. PCV, beta packed cell volume, also known as hematocrit. The percentage of RBCs is known as packed cell volume. Same with mean cell hemoglobin concentration or mean cell hemoglobin concentration. These are values that are measured in the blood. Okay, now we will talk about the control of erythropoiesis. Question is RBCs को किसने पैक किया होता है? RBCs के ऊपर एक स्पेसिफिक लेयर होती है. That layer I forget the name. I don't know if you know. Then let me know also. Okay, we will well control of erythropoiesis. Erythropoiesis क्यों ज़रूरी है? बेसिकली फर्स्ट कंडीशन इज कि एरिथ्रोपोएसिस हाइपोक्सिया को रिवर्स कर रही होती है. कैसे रिवर्स करती है? जैसे ही बॉडी के अंदर हाइपोक्सिक कंडीशन होना शुरू हो जाती है, हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाता है, किडनी क्या करता है? एरिथ्रोपोएटिन को सीक्रेट करता है. एरिथ्रोपोएटिन जाके प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल के ऊपर एक्ट करता है और प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल से एरिथ्रोपोएसिस स्टार्ट हो जाती है. अब जितने ज़्यादा आरबीसीज का लेवल बढ़ेगा, आरबीसीज का लेवल जितना ज़्यादा होएगा उतना उनकी कैरियंग कैपेसिटी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी. अगर उनकी कैरियंग कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होएगी तो उसका मतलब है कि उन्होंने ऑक्सीजन के मालिक्यूल को उतना ज़्यादा कैरी करना है. जितने ज़्यादा ऑक्सीजन के मालिक्यूल आरबीसी कैरी करके इनफैक्ट हाइपोक्सिक साइड तक पहुंचाएगा, उतना जल्दी हाइपोक्सिया विल बी रिवर्स्ड. तो वी कैन से कि कंट्रोल ऑफ हाइपोक्सिया में रोल ऑफ एरिथ्रोपोएटिन क्या है. वी कैन आल्सो से कि हाउ द हाइपोक्सिया इज रिवर्स्ड, या वी कैन आल्सो से हाउ द एरिथ्रोपोएटिन इज प्रोड्यूस्ड इन हाइपोक्सिक कंडीशन. We can also say why RBCs, why we have need to increase the level of RBCs. हमें ये चीज़ें क्यों ज़रूरी होती हैं? जैसे हम ये रूल आउट कर सकते हैं कि जो एरिथ्रोपोएसिस है उसको कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी होता है. ओके, कंट्रोल ऑफ एरिथ्रो, ये इसमें ये डिस्कस किया गया है कि RBCs रेड सेल नंबर रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट बिकॉज द बोन मैरो. ओके, इसमें यह है कि जितने आरबीसीज, जिस तरह हम ये कह रहे थे कि 1% ऑफ आरबीसीज जो कि ओल्ड हो जाते हैं एक दिन में डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, तो वो 1% रीजनरेट भी हो रहे होते हैं, रिप्रोड्यूस भी हो रहे होते हैं, प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल से वो प्रोड्यूस भी हो रहे होते हैं. तो इनका जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहता है. 99% जो कि ब्लड के अंदर ये प्रेजेंट हैं, उनमें से जो 1% इनकी डिग्रेडेशन हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो 1% रीजनरेट कर जाते हैं, प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल से दोबारा प्रोड्यूस हो जाती हैं. और दैट इज कंट्रोल्ड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. हार्मोन्स जो इसको रेगुलेट करता है, मेनली प्रोड्यूस फ्रॉम द किडनी एंड नोन एज एरिथ्रोपोएटिन. वो हार्मोन जो कि आरबीसीज की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, that hormone is known as erythropoietin and released from the kidney. किडनी में सेल पड़े होते हैं, that cells are known as mesenchymal cell. प्राइमरी इनका जो स्टिमुलस होता है that is hypoxia. जैसे ही hypoxia होएगा तो उसके रिजल्ट में हमने बैक डायग्राम देखी है. बैक डायग्राम में ये है कि जैसे ही hypoxia होएगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होएगा, तो वो किडनी स्टिमुलेट करेगा एरिथ्रोपोएटिन को. एरिथ्रोपोएटिन रिलीज होएगा, वो टारगेट एरिया जो कि टारगेट एरिया है उसका प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल, वहाँ तक पहुँचेगा. पहुँचने के बाद एरिथ्रोपोएसिस को स्टार्ट करवा देगा. दूसरी कंडीशन लो पीएच है, मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है. किसी बंदे ने एक्सरसाइज की है जिसके रिजल्ट में उसकी मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ गई है. आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा, मोस्टली देखा होगा, बल्कि एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आप एकदम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल फटीग करना शुरू कर देते हैं. बेसिकली वो क्या होता है कि आपके मसल जो थे वो मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं. आपने एक्सरसाइज की, मसल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए थी, आपको वो ऑक्सीजन या वो न्यूट्रिएंट्स मिले ही नहीं है ऑन द स्पॉट. क्या होगा? वहाँ पे लैक्टिक एसिडोसिस होना शुरू हो जाएगी. Question is that why
why is a result of tissue hypoxia erythropoiesis start? बेटा जैसे hypoxia, बेसिकली hypoxia क्या है? hypoxia है कि ऑक्सीजन का लेवल कम होना। अब ऑक्सीजन के लेवल को पूरा करना है आरबीसी में। अगर आरबीसी ही कम रहेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल पूरा ही नहीं होएगा। ओके, तो ऑक्सीजन के लेवल को पूरा करने के लिए अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होना होता है विद आरबीसी। अगर आरबीसी ही नहीं होंगे तो डू यू थिंक कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होएगी? डेफिनेटली नहीं होएगी। तो इसलिए एरिथ्रोपोएसिस होएगी कि जितनी ऑक्सीजन आ रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उसके साथ जॉइन होएगी। तो इसलिए एरिथ्रोपोएसिस हाइपोक्सिक कंडीशन में होना ज़रूरी होता है। अगर सपोज हम ये कह देते हैं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है लेकिन आरबीसी नहीं है, तो डू यू थिंक कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होएगी? डेफिनेटली नहीं होएगी। तो इसलिए कि अगर आरबीसीज नहीं है लेकिन ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में है तो उसको बाइंडिंग साइट्स ही नहीं मिल रही। अगर बाइंडिंग साइट्स नहीं मिलेंगी तो ऑक्सीजन बाइंड ही नहीं होएगी, बाइंड नहीं होएगी तो ब्लड के अंदर नहीं आएगी, ब्लड के अंदर नहीं आएगी तो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं होएगी, ट्रांसपोर्ट नहीं होएगी तो हाइपोक्सिया रिवर्स ही नहीं होएगा। तो जो ऑक्सीजन को चीज़ें बाइंड होने के लिए ज़रूरी हैं वो एरिथ्रोसाइट्स हैं। जैसे ही एरिथ्रोसाइट्स उसको सफिशिएंट अमाउंट में मिलेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उसके साथ पार्शियली बाइंड होएगी। जैसे बाइंड होती जाएगी तो इस एरिया तक जैसे ही ब्लड पहुंचेगा तो वो लूजली बाइंड होती है, वो वहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी और हाइपोक्सिया रिवर्स हो जाएगा। ओके, कम टू द सेकंड प्राइमरी स्टिमुलस टू इंक्रीज एरिथ्रोपोएसिस हाइपोक्सिया। ओके, वर्ड्स क्लियर now. Well, no low pH. We were discussing about metabolically active tissue. I was discussing कि अगर आप लोगों ने एकदम एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है, आपके मसल्स के अंदर फटीग हो गई। अब फटीग कैसी हुई? आपके मसल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे, ऑक्सीजन चाहिए थी, ग्लूकोज चाहिए था और उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको एलिमिनेट करवाना था। लेकिन होगा क्या कि एट दैट टाइम या एट दैट स्पॉट वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, वो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी हो रही। अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होएगी तो अल्टीमेटली उसके रिजल्ट में क्या होगा कि लैक्टिक एसिड अकमुलेशन होना शुरू हो जाएगी, पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुविक एसिड के रिजल्ट उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए। जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज एट दैट स्पॉट नहीं मिलेगी तो क्या होगा कि दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। अब वो जो लैक्टिक एसिड है वो फटीग काज कर रहा होता है और उसको रिजॉल्व करने के लिए आप कहते हैं कि हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए और ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा चाहिए और आफ्टर फ्यू डेज दैट विल बी रिजॉल्व, वो जो फटीग थी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। फोर्थ वन इज टेम्परेचर एक्टिवली मेटाबोलाइजिंग टिश्यू विद हैव हायर देन नॉर्मल। अच्छा ओके, सपोज आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि एक दफ़ा किसी को फीवर हुआ है तो उसके बाद उनकी बॉडी के अंदर फटीग होना शुरू हो जाती है, मलेज होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो टिश्यू है वो ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे ही मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव होंगे तो अल्टीमेटली उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती हैं। और टेम्परेचर में अगर ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट जो पोर्टर है वो हीमोग्लोबिन है, आरबीसीज हैं। अगर आरबीसीज उसको नहीं मिलेंगे तो डू यू थिंक कि वो ट्रांसपोर्टेशन होएगी? डेफिनेटली नहीं होएगी। तो इसलिए ऐसी कंडीशंस जिसमें हमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तो उसके लिए एरिथ्रोपोएसिस का होना ज़रूरी होता है। तो ये 3 कंडीशंस वी हैव डिस्कस। वन कंडीशन वाज hypoxia, other condition was low pH and third condition was temperatures. टेम्परेचर्स क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा, जिसके रिजल्ट में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी, ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हाइपोक्सिया को रिवर्स करने के लिए एरिथ्रोपोएसिस ज़रूरी होती है। नेक्स्ट स्लाइड शो नहीं हो रही, स्लाइड नहीं शो हो रही। ओके ओके, notes leukocyte white blood cells, that the formation of leukocytes leukopoiesis, इसमें ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं जिनकी फॉर्मेशन को ग्रेनुलोपोइसिस कहा जाता है। इनका जो मेन रोल होता है वो डिफेंस और इम्यूनिटी में होता है। ल्यूकोसाइट्स आर लार्जेस्ट blood cells but they count for only 1% of blood volume. I have already discussed कि जो 99% होते हैं वो आरबीसी होते हैं, ओनली 1%
WBCs होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, these are also known as polyमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं। ओके, all granulocytes all granulocytes have multi-lobe nuclei in their cytoplasm. Eosinophil take up the red acid dye that was I was discussing कि ये क्या करते हैं कि ये रेड डाई अगर हम लैब के अंदर इनको असेस करें तो इनके ऊपर डाई डाली जाती है और ये डिफरेंट कलर्स देते हैं, इसकी बेस पे इनके नाम लिखे जाते हैं। ओके बेटा, जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं ना, ग्रेनुलोसाइट्स क्या है बेसिकली बेटा, ये ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं ये WBCs हैं। WBCs की आगे सब डिवीजन हुई हुई है। सब डिवीजन में क्या आता है कि ग्रेनुलोसाइट्स आती हैं और ए ग्रेनुलोसाइट्स आते हैं। बेटा अगर WBCs पैक फॉर्म में है, मीनिंग टू से कि अगर ये स्टोर पड़े हुए हैं ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, ग्रेनुल्स की फॉर्म में पड़े होते हैं तो दीस आर नोन एज ग्रेनुलोसाइट्स। इसलिए ये जो न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और बेसोफिल्स होते हैं ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। लेकिन जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो बी और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, दे आर नॉट पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स, इसलिए इनको एक ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। ओके, फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं कि ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। अदर नेम ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स इज नोन एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स इसके अंदर आते हैं, यूसिनोफिल्स आते हैं, बेसोफिल्स आते हैं और ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आते हैं। ऑल ग्रेनुलोसाइट्स आर मल्टीलोब्ड न्यूक्लियाई इन देयर साइटोप्लाज्म और यूसिनोफिल्स टेक अप द रेड एसिड डाई। यूसिन Basophils take up alkaline methylene blue and neutrophils are purple because they take up both the dyes. Their normal count is the granulocytes, especially in the neutrophils, they are 2.5 to 7.5, and if we talk about the percentage, तो इनकी जो percentage होती है ये 40 to 75% होते हैं। और बेटा जो WBCs की प्रोडक्शन होती है उनको ल्यूकोपोएसिस कहा जाता है और जो ग्रेनुलोसाइट्स की प्रोडक्शन होती है उनको ग्रेनुलोपोएसिस कहा जाता है। ग्रेन्यूल्स जिनमें यूसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स आती हैं और जो यूसिनोफिल्स होते हैं ये 1 to 6% होते हैं, जो बेसोफिल्स होते हैं ये लेस देन 1% होते हैं। और एक ग्रेनुलोसाइट्स की हम बात करें तो इनके अंदर मोनोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो मोनोसाइट्स हैं ये 2 to 10% होते हैं और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये 20 to 50% आर प्रेजेंट इन द ब्लड। इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल, तो ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था कि जो न्यूट्रोफिल्स आते हैं ना, दीज प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्वेजन। अब कहीं पे भी कोई सेल डेड हो गया तो इनको उन्होंने रिमूव करना है। कहीं पे कोई डेब्री पड़ी है, डेब्रीज डेड सेल्स पड़े हैं या कोई सेल डैमेज हुआ है या कोई टिश्यू डैमेज होता है तो वहाँ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उनको कहा जाता है डेब्रीज। ये डेड सेल्स हैं तो इन्होंने उनको रिमूव करना होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। इसके अलावा जैसे ही कोई डैमेज सेल होता है या कोई टिश्यू डैमेज होती है तो उनके अंदर सर्टेन केमिकल रिलीज होते हैं। दीज केमिकल्स आर नोन एज कीमो अट्रैक्टेंट्स, उनको कीमोटॉक्सिन्स भी कहा जाता है। अब ये क्या करते हैं, ये उन न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ये सर्टेन मटेरियल्स, देयर केमिकल मटेरियल्स आर नोन एज कीमो अट्रैक्टेंट्स या कीमोटॉक्सिन्स। अब जैसे कीमोटॉक्सिन रिलीज होंगे ये क्या करेंगे कि जितने भी न्यूट्रोफिल्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और जैसे न्यूट्रोफिल्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होके आएंगे और ये हाईली मोबाइल इन नेचर होती हैं और कैपरी वॉल के साथ ये स्क्वीज होके इफेक्टेड एरिया तक फौरन से पहले मूवमेंट के थ्रू आते हैं। इनके पीछे एक फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला की मूवमेंट की वजह से इनको डायपेडेटिक मूवमेंट भी कहा जाता है। तो ये डायपेडेसिस हो रही होती है। जैसे डैमेज सेल हुआ वहाँ से कीमोटॉक्सिन रिलीज हुए या कीमो अट्रैक्टेंट्स रिलीज हुए, उन्होंने क्या किया कि वो जो न्यूट्रोफिल्स ब्लड के अंदर मूव कर रहे थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। जैसे ही उनके अंदर अट्रैक्ट किया तो ये फौरन से पहले स्क्वीज होके उस डैमेज एरिया तक पहुंचना शुरू हो गया और वो जो मूवमेंट के थ्रू पहुंच रहे होते हैं दैट मूवमेंट इज नोन एज डायपेडेसिस। अब इन्होंने क्या किया, उस एरिया को जहाँ पे डैमेज हुआ था वहाँ पे एक
लाइन मार्क बनाना शुरू कर दिया, डिमार्केशन बनाना शुरू कर दी, ताकि जो नॉर्मल सेल और इंजर्ड सेल है उनको सेपरेट किया जा सके। अब होगा क्या कि जो इंजर्ड सेल था ना, उसके बाहर इन्होंने एक कैविटी बनाना शुरू कर दी। कैविटी क्यों बनाएंगे? क्योंकि उसकी इजीली फेगोसाइटोसिस कर सकें। जैसे ही कैविटी बनाएंगे या इनकैप्सुलेशन करेंगे, तो उसके बाद दे कंटेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंजाइम्स। अब वो जो इंजाइम्स होते हैं दे कंटेन लाइजोसोम्स। लाइजोसोम क्या करते हैं? उनको जो मटेरियल था उसको इंगल्फ करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो एंटीजन था, चाहे वो डैमेज टिश्यू थी, चाहे वो डेब्रीज थी, चाहे वो डेड सेल्स थे, तो उनके बाहर इन्होंने कैविटी बनाई, इन कैप्सूल बनाया। कैप्सुलेशन के बाद उसके अंदर सर्टेन लाइजोसोम्स रिलीज किए। उन लाइजोसोम्स ने किया, उनको फेगोसाइटोसिस करना शुरू कर दी, उनकी इनगल्फिंग करना शुरू कर दी और उस मटेरियल को इनगल्फ कर दिया। बट इट वेल, न्यूट्रोफिल्स का जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 6 to 9 आवर्स है इन द ब्लड स्ट्रीम। समटाइम्स ऐसी कंडीशन होती है कि ये फाइट करते हुए उस एरिया के अंदर, जब इनको लगता है कि हम अब फाइट नहीं कर सकेंगे पैथोजन के खिलाफ या एंटीजन के खिलाफ, तो ये क्या करते हैं, उस एरिया के में जो डैमेज एरिया था पहले एक कैविटी बना देते हैं। जैसे ही कैविटी बनेगी तो उसके अंदर वो डेड सेल्स आना शुरू हो जाती हैं, अकमुलेट में पड़े होती हैं। उनके अंदर सेल डेब्रीज हो सकती हैं, उनके अंदर डैमेज टिश्यूज हो सकती हैं, उनके अंदर डेड और लाइव माइक्रोब्स हो सकती हैं, उनके अंदर डेड या लाइव न्यूट्रोफिल्स हो सकते हैं। तो जब वो इन कैविटी के अंदर फ्लूइड अकमुलेट होगा, दैट फ्लूइड इज नोन एज पस, और ये पस इफेक्टेड एरिया के अंदर होती है और उसको पस पॉकेट भी कहा जाता है। इसके अलावा ये ईएफ से ट्रीट करते हैं। ओके ओके, ये क्या कहते हैं, सेक्रेट करते हैं प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर्स। अब ये प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं कि जहाँ पे इंजरी हुई थी वहाँ पे ब्लीडिंग भी डेफिनेटली हो रही होगी, तो उस ब्लीडिंग को इनिबिट करने के लिए ये प्लेटलेट को एग्रीगेट करवाते हैं उस एरिया के ऊपर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट आएँ और कोगुलेशन करवाएं या प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन करवाएं। फंक्शन ऑफ यूसिनोफिल। यूसिनोफिल इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इन ये सेक्रेट लीथल सब्सटेंसेस, जैसे ही पैरासाइट के साथ या कोई भी फॉरेन प्रोटीन जो कि हार्मफुल इन नेचर होती हैं उनके साथ इंट्रैक्शन होता है, ये फ़ौरन से पहले लीथल सब्सटेंसेस सेक्रेट करते हैं। सेक्रेट करने के बाद उनकी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। और इनके पास लीथल सब्सटेंसेस में से मेनली पेरोक्सीडेजेज होते हैं, यूसिनोफिल पेरोक्सीडेज होते हैं, और ये वार्म को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। Yes, beta, you can share. I will share you in the WhatsApp group. यूसिनोफिल पेरोक्सीडेज जो होते हैं ये क्या करते हैं, वॉर्म को डिस्ट्रॉय करते हैं, बैक्टीरिया और ट्यूमर सेल को। यूसिनोफिल स्पेशली जो वॉर्म्स प्रेजेंट इन द स्टमक या जीआईटी के अंदर जो वॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, हेलमनथीस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनको इन्होंने एलिमिनेट करवाना होता है। इसके अलावा ये डैमेज पैरासाइट्स करते हैं। यूसिनोफिल कैटाटोनिक प्रोटीन्स होती हैं जिन्होंने हेलमनथीस को डिस्ट्रॉय करना होता है। और यूसिनोफिल ड्राइव्ड न्यूरोटॉक्सिन्स अब ये करते हैं कि जैसे ही आपको पता होना चाहिए कि ये जो नर्व्स होती हैं ना, इनके ऊपर एक माइलिन शीथ होती है। अब जो माइलिन शीथ होती है, ओके, आई विल डिस्कस अबाउट द लीथल सब्सटेंसेस। ये जो माइलिन शीथ होती है ना, इसने क्या करना होता है, इसने जो नर्व फाइबर्स होते हैं उनको स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं, उनको कवर कर रहे होते हैं। कवर इसलिए करती हैं ताकि इनके ऊपर, इनसे जो नर्व्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, उनकी स्ट्रेंथन हो सकें और उनके ऊपर जो न्यूरॉन्स हैं वो इसलिए मूव कर सकें। लेकिन जो ईओसिनोफिल्स होते हैं, सर्टेन कंडीशंस अगर ये न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करना शुरू कर देते हैं, तो ये जो माइलिन शीथ होती है उसको उसकी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि लोकल इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जितने भी हो रहे होते हैं उसमें मेनली हिस्टामिन रिलीज हो रही होती है। लोकल स्किन एलर्जिक प्रॉब्लम जितने भी हो जाते हैं, चाहे वो एस्थमेटिक एयरवे हो, चाहे वो स्किन एलर्जी हो, तो उसके रिजल्ट में ये क्या करते हैं कि ये हिस्टामिनेज, एक इनके पास एंजाइम होता है, वो रिलीज करते हैं ताकि हिस्टामिन की ब्रेकडाउन की जा सके। अब जैसे एलर्जिक रिएक्शन होगा तो उसके रिजल्ट में हिस्टामिन रिलीज होती है। हिस्टामिन रिलीज होएगी तो वो क्या करेगी कि बेसिकली ये वेसोएक्टिव अमाइन है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है, ये इन्फ्लेमेशन को वर्स करेगा। तो उस वर्स से बचाने के लिए हिस्टामिनेज रिलीज करती हैं। अब बेटा ये जो प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर्स है ना, ये एग्रीगेशन करवाता है, इसलिए नेम इंडिकेट्स के प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर्स एग्रीगेशन करवाता है।
एडिवियन तो जैसे ही एक आके प्लेटलेट ऐड होएगा तो दैट इज नोन एज एडिवियन, लेकिन अगर उसके ऊपर सब प्लेटलेट्स ऐड होते जाएंगे तो अगेन उसको एग्रीगेशन कहा जाता है। रोल ऑफ न्यूरोटॉक्सिन, तो न्यूरोटॉक्सिन ये होता है कि सर्टेन कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें इस यूसिनोफिल की हैपरटॉक्सिसिटी हो जाती है, हाइपर एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। जैसे ही हाइपर एक्टिविटी होगी तो ये क्या करते हैं कि टॉक्सिन रिलीज करते हैं। अब वो जो टॉक्सिन्स हैं वो हार्मफुल फॉर द नर्व्स, हार्मफुल फॉर द नर्व्स, कि वो नर्व फाइबर के लिए हार्मफुल होते हैं। कैसे होते हैं कि जो नर्व फाइबर्स होते हैं उनके ऊपर माइलिन शीट होती है, माइलिनेटेड होती हैं। और वो जो माइलिन शीट होती है उसने क्या करना होता है, उस नर्व फाइबर को प्रोटेक्ट कर रही होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, ताकि इजीली उनके ऊपर जो न्यूरॉन्स है वो मूव कर सकें। जैसे ही माइलिन शीट की डिस्ट्रक्शन होगी, जो उसके ऊपर लेयर थी उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, तो डू यू थिंक तो जो न्यूरॉन्स थे जो कि नॉर्मली मूव कर रहे थे उन्होंने मूव नहीं कर सकना है। तो इस वजह से ये न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करते हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं माइलिन शीट को। ओके, वी विल कंटिन्यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास। यस डेफिनेटली। ओके, thank you very much for tolerating me, and inshallah we will continue in next class.